हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। राहुल ने अपने पापा को कहा, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मानेगा। आप बिना बात पैसे बर्बाद कर रहे हैं। राहुल के पापा ने उसे उस डाक हुए कहा, तेरे पास अगर अकल होती तो यह दिन देखने ही क्यों पड़ते। तू छुपा बैठा है वहां पर, मुझे तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ताकि यह सब ठीक किया जा सके और तू लौट सके, वरना तू क्या जिंदगी भर वही पड़ा रहेगा। मुफ्त की खाने की ज्यादा आदत पड़ गई है, लौटकर काम धंधा नहीं संभालना। क्या अपने पापा की इस बात पर राहुल को भी कोई जवाब नहीं सूझा। उसने गुस्से में फोन पटक दिया, जबकि सच्चाई तो यह थी कि रेहान को अब राहुल याद ही नहीं था। रेहान ने कुछ समय तो उसकी तलाश करवाई, फिर उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसे पता था राहुल वैसे भी बहुत दरपग नेचर का लड़का है। उसने शुरू में अपने रंग दिखा लिए, पर रोशन के केस के बाद से तय उसकी अकल ठिकाने लग चुकी है। रेहान जानता था अपनी जान के डर से अब वह दोबारा उससे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी सब शोर शराबे में आखिर वह दिन भी आ गया, जिस दिन स्टार मून रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी थी। उस दिन सुबह से ही रिसोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। इतना शानदार लग रहा था रिसोर्ट की जैसे कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास टिकट थी वह तो सुबह से ही आकर रिसोर्ट के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। बहुत से हाई प्रोफाइल लोग जो दूसरे देशों से आए थे, वह सब लोग पहले दिन ही आ चुके थे। रिसोर्ट के एक बिल्कुल अलग वीवीआईपी विंग में उनके रहने के अरेंजमेंट किए गए थे। वहां की सिक्योरिटी तो ऐसी थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। रिसोर्ट के अलग अलग हिस्सों में लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से ठहराया गया था। वीवीआईपी एरियाज में तो रेहान ने ट्रेन डॉग स्क्वायर भी रखवाया था। शाम होनी शुरू हुई तो एक एक करके प्रेस्टिजियस गेस्ट आने शुरू हो गए। रिसोर्ट के बाहर लग्जरी कारों की लंबी कतारें लगन लगी थी। सब एक से एक इन्फ्लुएंस लोग थे। कौन किससे कम, किससे ज्यादा लोगों को समझ आना बंद हो चुका था। एक साथ इस तरह का क्राउड आज तक किसी ने नहीं देखा था। इंडिया में तो इससे पहले कभी ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इतने सेलिब्रिटीज, मिलेनियर, बिलियनियर, बिजनेस टाइकून सब वहां पर प्रेजेंट थे। सुपर लाइव ब्रॉडकास्ट कंपनी ने तो पब्लिसिटी में कमाल किया ही था। मित्तल एम्पायर का अपना गुडविल भी इतना जबरदस्त था कि हर कोई इस इवेंट को अटेंड करके मित्तल के साथ अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता था। रिसोर्ट में हर तरफ एक अलग ही नजारा था। कमाल की एक्सपेंसिव पेंटिंग्स लगी हुई थी। लाइटनिंग ऐसी थी कि आंखें चौ दिया जाए। फ्लावर डेकोरेशंस ऐसा अमेजिंग कि आम इंसान की तो सोच से भी परे था। रिसोर्ट का हर एक कोना लिश लिश चमक रहा था। एक एक करके जब गेस्ट आ रहे थे, उन सबके बीच राहुल के पापा ने भी रिसोर्ट में एंट्री की। उन्हें देखकर नील, मैगी, हिना सब बुरी तरह चौंक गए। नील का तो पारा हाई हो गया। नील ने मैगी को कहा, ये आदमी कितना बेशर्म है। इसी के बेटे की साजिश की वजह से इस रिसोर्ट को इतना नुकसान न पहुंचा। इन लोगों ने इसे जलाने की कोशिश की, उस रफीक भाई के साथ मिलकर, और अब बेशर्मी से यहां पर इसकी रीओपनिंग सेरेमनी में मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। साशा ने नील को कहा, रेहान का ऑर्डर अब अलग है, वह सुहेर और क्या हंसती है। यह सबकी समझ में आ चुका है। इनके यहां आने एक ही मतलब है कि यह अब रेहान के साथ अपने डिफरेंसेस सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर ये झुककर आगे से पहल कर रहे हैं तो हमें भी इस समय बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नींद ने साशा को कहा, क्या पता डिफरेंस सॉर्ट करने आए हैं या अभी भी कोई साजिश इनके दिमाग में चल रही है। हो सकता है इस इवेंट में कोई हंगामा क्रिएट करने आए हो। नील की बात सुनकर हिना ने कहा, हम इस आदमी पर नजर रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हम इसे ऐसा कोई मौका ही नहीं देंगे कि यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। उसी वक्त अचानक तेज शोर शराबा हुआ। रेहान तैयार होकर वन न्यू पर आ गया था। रेहान की गाड़ी रुकने के साथ ही बहुत तेज आतिशबाजी की जाने लगी। यह सारा अरेंजमेंट साशा और नील ने मिलकर रेहान के लिए किया था। उनके इस प्यार पर रेहान सरप्राइज रह गया। कियारा ने उसके लिए फूलों का रेड कारपेट अरेंज किया था और वहां पर खूब सारी ईयर गर्ल्स हवा में परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। अपने आसपास इतना इलेक्ट्रीफाइंग माहौल देखकर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। इतनी अटेंशन पर रेहान ब्लश कर रहा था। रेहान की एंट्री इतनी शानदार थी जैसे वह किसी कंट्री का प्रिंस हो।
और वाकई रेहान किसी प्रिंस से कम लग भी नहीं रहा था। रेहान ने जब रिजॉर्ट में एंटर किया तो उसकी नजर राहुल के फादर पर गई। वह हाथ बांधे रेहान के इंतजार में खड़े थे। रेहान को देखते ही वह रेहान की तरफ बढ़े और रेहान से कहा, हेलो मिस्टर रेहान, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने तो रिजॉर्ट को बहुत ही शानदार डेकोरेट किया है। इनफैक्ट अब तो यह पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया है। रेहान ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, इसके इतना खूबसूरत लगने का कुछ क्रेडिट तो आप लोगों को भी जाता है ना आप इसे जलाते, ना इसको दोबारा बनाने की नौबत आती और ना ही इतना सुंदर बनता। रेहान की बात पर राहुल के फादर एमरस से हो गए। रेहान का इस तरह बोलना उन्हें बहुत लगा, पर वह कुछ सोचकर बोले, मैं इस उम्मीद से आया हूं कि अब हम पुरानी बातें भूलकर एक नया रिश्ता शुरू करेंगे, दोस्ती का रिश्ता। आई होप कि आप मेरे इस जेस्चर को एक रिस्पेक्ट देंगे। आज के दिन रेहान किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मिस्टर बजाज, मेरे रिसोर्ट में आपका स्वागत है। आप इवेंट एंजॉय कीजिए, मैं बाकी गेस्ट से मिलता हूं। राहुल के पापा फौरन बोले, मिस्टर रेहान, मैं आपके रिसोर्ट के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं, प्लीज मना मत कीजिए। रेहान कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही 4 लोग ने एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर एंटर किया, रेक्टेंगल बॉक्स। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें एक एनसेट पेंटिंग थी। उस पेंटिंग के अनकवर होने के साथ ही वहां जितने लोग खड़े थे सब लोग शॉक रह गए। वहां पर इस वक्त देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, जिन्हें आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, इन सब की बहुत नॉलेज थी। बहुत से लोग उस पेंटिंग को देखते ही पहचान गए कि वह रेयर कलेक्शन पीस है और स्पेशली पेरिस से मंगाई गई है। उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में थी। हर कोई हैरान था कि राहुल के फादर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट रेहान को दे रहे हैं। आई ऑफ डार्क नाइट की माया भी वही खड़ी थी। उसी ने रेहान को कान में बताया कि यह पेंटिंग वर्ल्ड की रेयर कलेक्शन में से है और इसकी कीमत 20 करोड़ से भी ऊपर है। माया की बात सुनकर रेहान भी सरप्राइज था। वहां और भी बहुत से लोग मौजूद थे जो एक से एक गिफ्ट लेकर आए थे। अब तो वहां पर मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट देने की जैसे कोई कंपटीशन ही चल पड़ा। लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉल करके उससे भी महंगी गिफ्ट अरेंज करने के ऑर्डर देने लगे। रेहान ने बिना कुछ कहे बहुत पोलाइट आगे बढ़कर वह पेंटिंग एक्सेप्ट कर ली। इस समय उसको आने वाले इवेंट की फिक्र थी। वह यह सारा ड्रामा जल्दी वाइंड अप करना चाहता था। स्टेज के पीछे फाइनल रिहर्स चल रही थी। सबके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। सब लोग रेहान का इंतजार कर रहे थे। रेहान को भी परफॉर्मेंस से पहले उन सबसे मिलना था। रेहान सबसे मिलता मिला था। जल्दी से जल्दी जब बैक स्टेज पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। इतने दिन से जिस रीओपनिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही थी, आखिरकार आज वह दिन आ ही गया था। बैक स्टेज सब आर्टिस्ट नर्वस थे। कविता श्रीधर का पूरा डांस ग्रुप एनसिस दिख रहा था। किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर यह उनकी पहली परफॉर्मेंस थी। रेहान के रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी किसी वर्ल्ड स्टेज से कम नहीं थी। बहुत से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जाए हुए थे और यह परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होने वाली थी। विदिमा, जो हमेशा कॉन्फिडेंस से भरी रहती है, आज रह रहकर उसकी हथेलियों में भी घबराहट से पसीना आ रहा था। उसने कियारा से कहा, ऐसा ना हो, एंड मोमेंट पर कोई गलती हो जाए हमसे और सब बिगड़ जाए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कियारा ने रिदमा को कहा। डर मुझे भी लग रहा है, पर इस समय अगर ऐसा सोचेंगे तो गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, देखना सब अच्छा होगा। राधिका तो इतनी गुमसुम थी, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा एक जाम देने वाली हो। रेहान बैक स्टेज आया तो सबके उतरे हुए चेहरे देखे। रेहान को अंदेशा था कि यहां का माहौल ऐसा ही होगा, पर सब इतना निराश होंगे, यह उसे भी उम्मीद नहीं थी। मां की बात सुन ली थी। आगे बढ़कर उसने रिद्धिमा को कहा, परफॉर्मेंस में गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों ने रात दिन कितनी प्रैक्टिस की है, इतनी ज्यादा कि मुझे यकीन है अब तुम नींद में भी गाना गाओगी तो सारे नोट सही लगेंगे। रेहान की बात पर रिद्धिमा हंस दी। रेहान ने कियारा को देखकर कहा, और तुम मैडम परफेक्शनिस्ट, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। और मान लिया एक घड़ी हो भी गई तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास उस गलती को कवर करने के शानदार स्किल्स हैं। स्टेज परफॉर्मेंस में किसी से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि आप उसको कितनी फुर्ती से कवर अप करके शो मस्ट गो ऑन वाले फॉर्म्स में रहते हैं। रेहान ने फिर राधिका की तरफ देखकर बोला, एंड राधिका, सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ यू दी।
तुमने जितना इंप्रूव इतने थोड़े समय में किया है वह आउटस्टैंडिंग है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम तीनों को वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च करने वाला हूं। मेरे पास तुम तीनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। रेहान की बात पर वह तीनों चौंक गई। रिद्धिमा ने रेहान से पूछा, क्या सरप्राइज है रेहान? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की परफॉर्मेंस शानदार गई तो तुम लोगों को मालदीव्स में वेकेशन दूंगा। रेस्ट करना, चिल आउट करना, लाइफ एंजॉय करना। मैंने खुद देखा है 20 दिन से किस तरह से पागलों की तरह तुम सबने रात दिन मेहनत की है। तुम लोगों को आराम की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए मालदीव्स में पूरे अरेंजमेंट कर रखे हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद, जो कि मुझे यकीन है बहुत शानदार होने वाली है, तुम लोगों को एक प्राइवेट प्लेन मालदीव्स ले जाएगा। मजे करना खूब वहां। फिर रेहान की बात सुनकर वह तीनों शॉक रह गई। मालदीव्स की वेकेशन, यह तो उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। आज तक रिद्धिमा तो अपने होम टाउन से ही बाहर नहीं निकली थी। पहली बार रेहान के साथ दिल्ली आई थी। कियारा और राधिका भी दोनों बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी। उन्होंने भी कभी शिमला मसूरी के आगे कुछ देखा ही नहीं था। मालदीव्स में वेकेशन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब रेहान ने यह अनाउंसमेंट की तो कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियों के चेहरे उतर गए। वह आई गई, आपस में बात करने लगी। हम लोग तो मामूली डांस हैं, हमारे बारे में ऐसा कोई कभी नहीं सोचेगा, और फिर सोचे भी क्यों, हम में खास है ही क्या। ये तीनों तो इस एंटरटेनमेंट कंपनी की लीड सिंगर्स हैं, मेन आर्टिस्ट तो यही हैं, हमें तो बस बैकग्राउंड में डांस करना है। दूसरी लड़की ने भी हताश होते हुए कहा, ये तो आने वाले फ्यूचर की स्टोर्स हैं, इन्हीं को लच करने के लिए तो इतना बड़ा शो रखा गया है। हमारा इनसे क्या मुकाबला, हम तो कुछ भी नहीं है। इनके आगे कविता अपने ग्रुप की लड़कियों के उतरे हुए चेहरे देख रही थी और चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रेहान ने पलटकर उन लोगों की तरफ देखा। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर रेहान सारी बात समझ गया। रेहान ने उन लड़कियों को कहा, आप लोगों के चेहरे क्यों उतर गए? आज आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। फ्लॉस परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस की दुनिया देखती रह जाए ताकि आप सब लोग भी उसके बाद खुशी खुशी खूब एंजॉय कर सकें। मैं अपने आर्टिस्ट में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। यह वेकेशन मैंने आप सभी के लिए प्लान की है। आप सब लोग भी इस वेकेशन पर मालदीव्स जा रही हैं। कविता के ग्रुप की सारी लड़कियां एकदम शॉक रह गईं। कितनों के मुंह तो हैरानी से खुले के खुले ही रह गए। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। जो भी उन्होंने अभी सुना था, वह सब लोग बुद्धू की तरह एक दूसरे के चेहरे ताक लगी। कविता ने रेहान से कहा, रेहान प्लीज मेरी लड़कियों के साथ इस तरह मजाक मत करो, वह नहीं ले पाएंगी ऐसा जो। हमें पता है हमारी इतनी वक्त नहीं है कि हमको मालदीव जैसी वेकेशन दी जाए। वैसे भी तुम हम लोगों को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो और इतना गुड वर्किंग एनवायरनमेंट भी हमारे लिए यही बहुत है। हम मालदीव जैसी वेकेशन के ख्वाब नहीं देखते। रेहान ने कविता को कहा, नहीं देखते तो देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आप रेहान मित्तल के यहां काम करती हैं। एक बात आप मेरे बारे में समझ लीजिए, कविता, मैं जो कहता हूं मैं वह करता हूं। मेरी इस तरह की बातें मजाक में करने की आदत नहीं है। मैंने कहा है कि यह वेकेशन सबके लिए है। इट मींस सबके लिए है। रेहान के चेहरे को देखकर सब समझ गए कि रेहान सीरियसली कह रहा है। सब लड़कियों ने खुशी के मारे शोर मचा जाना शुरू कर दिया। कितनी ही लड़कियों के चेहरे पर रेहान के लिए अट्रैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा हैंडसम और जनरस बॉस पाकर तो वह सब फिदा हुई जा रही थी। कितनों के अंदर तो रेहान को लेकर रूमानी सपने फूटने लगे थे। रिद्धिमा ने यह सब देखा और जाने उसे क्या सूझी कि वह खुश होते हुए आगे बढ़ी और रेहान के गले लगकर उसको गाल पर किस कर लिया। उसकी इस हरकत से रेहान भी सकपका गया। कियारा रेहान को ऐसे घूरने लगी जैसे इसमें रेहान की गलती हो। रिद्धिमा अब भी रेहान के गले लगी ही हुई थी। रेहान ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, कियारा को यह जताने के लिए कि वह दाही रिद्धिमा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इतने में ही बैक स्टेज साशा की एंट्री हुई। इतना शोर, मचतेक साशा अंदर आई थी। साशा अंदर आते ही अपनी कमांडिंग आवाज में जोर से बोली, ये क्या शोर मचा रखा है? आप सब लोग बैक स्टेज हैं, अपने अपने घरों में नहीं हैं और यहां कोई पार्टी नहीं चल रही है। आप लोगों की हूटिंग की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। डिकोम मेंटेन कीजिए, वर्किंग प्लेस का कोई डिसिप्लिन होता है कि नहीं? साशा की कड़क आवाज सुनकर रिद्धिमा रेहान से अलग हो गई। साशा ने भी रिद्धिमा को रेहान के गले लगे देख लिया था। साशा का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। साशा का गुस्सा देखकर
कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियां एकदम सहम कर चुप हो गईं। साशा ने फिर एक बार सबकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, आप सब लोग फाइनल प्रैक्टिस कर लीजिए, इवेंट शुरू ही होने वाला है। और कियारा, तुम प्लीज एक बार इन सब की ड्रेसेस चेक कर लो, कहीं भी इनके कॉस्ट्यूम में कोई कमी ना रह गई हो। तुम सब अपना मेकअप भी रिफ्रेश करा लो, बस अब अनाउंसमेंट होने ही वाली है। फिर साशा ने रेहान को कहा, रेहान, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रेहान तो रिद्धिमा की हरकत से वैसे ही सेकअप काया हुआ था, उसे साफ दिख रहा था कियारा का पारा हाई हो चुका है। परफॉर्मेंस से पहले उसे कियारा का मूड भी ठीक करना था, पर अभी शशा की बात सुननी जरूरी थी। रेहान शशा के पीछे बाहर निकल गया। बाहर आकर रेहान ने साशा से पूछा, क्या बात है साशा, कुछ हुआ है क्या? खपास्या। साशा ने पलट रेहान को देखा और कहा, हुआ तो कुछ भी नहीं, मुझे बस तुमसे जरूरी बात करनी है। रेहान ने साशा को पूछा, हाँ कहो ना अतुल, क्या बात है? साशा ने रेहान को कहा, तुम अभी ये अंदर किस तरह की अनाउंसमेंट कर रहे थे? मुझे बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा था। तुमको पता है, हम लोग इनको पहले ही मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स भी। तुमको इतना जनरस नहीं होना चाहिए, बॉस को बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए। मैं मानती हूं तुम इस कंपनी के चेयरमैन हो, तुम कुछ भी किसी को दे सकते हो, पर मैं भी इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूं। हमें अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी को उसी तरीके से चलाना चाहिए जिस पेस पर हम हमेशा कंटिन्यू रख सकें। हम हमेशा इस तरह की वैकेशंस नहीं बांधते रह सकते हैं, यह गलत स्टैंडर्ड सेट कर देगा। फिर इन्हें हर बार लगेगा कि इनको इतना ही मिलना चाहिए। रेहान ने हैरान होते हुए साशा को कहा, हद है यार, इतनी जरा सी बात पर इतना सीन क्रिएट कर रही हो। तुमको लगता है कि मुझे बॉस की तरह बिहेव करना नहीं आता? अगर इन सब लोगों को मालदीव की वैकेशंस दे भी दी तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई है? आज का प्रेशर भी तो देखो इंसान ही है। यह लोग भी इतने तनाव के बाद एक छोटा सा वेकेशन, तो ये लोग भी डिजर्व करते हैं। शशा ने रेहान को कहा, सॉरी, तुमको मेरी बात बुरी लगी। मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम्हें बॉस की तरह बिहेव करना नहीं आता। मैं बस ये कह रही हूं कि मालदीव्स का वेकेशन छोटा सा वेकेशन नहीं है, लाखों खर्च हो जाएंगे। इतने सारे लोगों के ट्रिप पर तुम बात समझ नहीं रहे हो। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमें कम से कम वह तो फॉलो करना चाहिए। रेहान ने इस बार बहुत सख्त टोन में साशा को कहा, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। रेहान का मूड बकता देखकर साशा डिफेंसिव हो गई। उसने रेहान को कहा, सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। सही बात है, कंपनी तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ यहां पर एक एम्प्लॉय ही हूं, मुझे इतना दखल नहीं देना चाहिए। पर मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के साथ साथ मैं तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदार हूं, इसलिए ही मैंने तुम्हें टोक दिया। साशा की बात सुनकर रेहान शांत हो गया। वह समझ गया कि साशा यह सब इसलिए कह रही है ताकि रेहान को आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर साशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना बड़ी किस्मत की बात होती है। मैं समझता हूं कि तुमको इस कंपनी की चिंता है, मेरे एक एक पैसे की चिंता है, और तुम चाहती हो कि सब कुछ सिस्टमिकली चले। पर यकीन करो, यहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये लोग अंदर नर्वस होकर ब्रेकडाउन होने जैसे हालत में थे। इसलिए मैंने इनको मालदीव्स का वेकेशन ऑफर किया है ताकि खुशी खुशी परफॉर्म करें और इनका टेंशन थोड़ा सा इज आउट हो जाए। ऐसा हर बार नहीं होगा, और जब अगली बार नहीं होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा सबको कि ऐसी वेकेशंस हर बार के लिए नहीं है। पर इस बार ये अनाउंसमेंट बहुत जरूरी थी। तुम खुद जानती हो कि इस इवेंट का वर्ल्ड लेवल पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, तो मुझे इनको बूस्ट अप करने के लिए कोई बड़ा ऑफर ही देना था। और यह वेकेशन सिर्फ इनके लिए नहीं है, मैडम आप और नील भी जाएंगे। साशा ने रेहान को कहा, नहीं, मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि इस वेकेशन पर तुम इन लोगों को भेज रहे हो, और मुझे नहीं, मेरे पास फुर्सत ही कहां है। इवेंट के बाद भी तो बहुत कुछ वाइंड अप करना, देखना होगा मैं कहां जा सकूंगी। सब छोड़कर इतने में नील भी वहीं आ गया। नील ने रेहान और साशा को कहा, यार तुम अपनी ये लास्ट मिनट मीटिंग्स ना अभी साइड में रखो, इन सब के बारे में बाद में बात करना। अभी तो जो हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। रेहान ने नील को देखते ही कहा, लो, थिंक अबाउट द डेविल एंड डेविल इज हियर। नील हंसता हुआ बोला, मैं तो जो हूं वह हूं ही, पर अभी असली शैतान के बाप से मिल ले। भाई वह मरा जा रहा है तेरे से मिलने के लिए।
रेहान ने हैरान होते हुए पूछा, किसकी बात कर रहा है? नील ने कहा, राहुल के पापा की। उनको तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उन्हें कहा भी कि तू इस वक्त बहुत बिजी है, पर वह मान ही नहीं रहा। यार, हमें इवेंट भी स्टार्ट करना है। तू 2 मिनट सुन ले कि क्या चाहता है। रेहान ने इरिटेट होते हुए कहा, अभी तो उस आदमी से बात की है, उसका गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब किस बात का दर्द हो रहा है उसके पेट में जो उसको अभी ही बात करनी है? साशा ने भी नील को कहा, सही कह रहा है रेहान, इन्हीं चक्कर में थोड़ी पड़े रहेंगे जिस तरीके से उस आदमी के बेटे ने रेहान को मारने की कोशिश की थी। हम उसको यहां पर एंटर करने दे रहे हैं, शो देखने दे रहे हैं। ये क्या कम है और क्या चाहता है? नील ने उन्हें कहा, यार मुझे क्या पता क्या चाहता है, बस रट लगा रखी है कि तेरे से 2 मिनट बात करनी है। साशा ने रेहान को कहा, जाओ मिल लो, सुन लो क्या कह रहा है। मैं इतने फाइनल अरेंजमेंट्स देख लेती हूं। रेहान नील के साथ बाहर आ गया। बाहर राहुल के फादर बहुत एंसिस रेहान का वेट कर रहे थे। उन्होंने रेहान को देखते ही कहा, मिस्टर रेहान, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि अभी आप इवेंट की तैयारियों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। रेहान ने उन्हें कहा, बताएं मिस्टर बजाज, क्या बात है? आप खुद देख सकते हैं कि मैं इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा बिजी हूं। राहुल के फादर ने उसके बाद रेहान को जो कहा उसको सुनकर नील और रेहान दोनों सरप्राइज रह गए। राहुल के पापा रेहान के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में आए। उन्होंने रेहान को न सिर्फ करोड़ों की पेंटिंग गिफ्ट की, बल्कि वह रेहान से अकेले में बात करने के लिए लगातार इंसिस्ट कर रहे थे। जब रेहान उनसे मिला तो उन्होंने कहा, मिस्टर रेहान, मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे ससात आसी माफी मांगना चाहता हूं। रेहान कुछ बोलता इससे पहले ही नील ने कहा, वह गलती नहीं थी, क्राइम था। किसी की जान लेने की कोई कोशिश करना गलती नहीं होती है, और ऐसी बातों के लिए कानून में सजा लिखी गई है, माफी नहीं होती ऐसी बातों की। राहुल के पापा ने नील की बात सुनी और रेहान की तरफ देखकर कहा, रेहान, राहुल एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, हमेशा ऐशो आराम में पला है, जरा जरा सी बात पर भड़कने की आदत है। यह मेरी गलती है कि मैं उसे ठीक परवरिश नहीं दे पाया, पर मैं अब चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप प्लीज उसको माफ कर दो। वह कितने समय से इस शहर में लौट नहीं पाया है। उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, उसका करे उसकी जिंदगी से बिगड़ रही है। नील ने फिर से छिड़कर कहा, कौन सी पढ़ाई खराब हो रही है? वैसे भी आप उसे पैसे देकर ही पास करवाते आए हैं। एक नंबर का बेवकूफ है, आता क्या है? उसे नील के इस तरह बोलने से राहुल के पापा को बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह नील की बात पर चुप रहे। उन्होंने रेहान को कहा, रेहान प्लीज, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, पर राहुल को माफ कर दीजिए ताकि वह शहर लौट सके। रेहान ने राहुल के पापा की बात सुन उनसे जो कहा उसे सुनकर वह भी दंग रह गए। मिस्टर बजाज, यह बहुत अजीब बात है कि आप मुझसे माफी मांगने आए हैं, वही अपने बेटे के बहाव पर, जबकि आप अगर उसे सुधारना चाहते हैं तो आपको उसे कहना चाहिए कि वह खुद मुझसे माफी मांगे। और जहां तक मैं समझता हूं, गलती जिसकी हो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। फिर आपके बेटे ने तो गुनाह किया है, मुझसे बात करने उसको ही आना पड़ेगा, और उसके बाद उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा। इस प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। राहुल के पापा जानते थे कि राहुल तो कभी भी रेहान से इस तरह माफी नहीं मांगने वाला। वह तो इस बात पर भी लड़ रहा था कि मिस्टर बजाज रेहान के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी में क्यों जा रहे हैं। मिस्टर बजाज ने रेहान को कहा, रेहान, मेरे बिजनेस कीमत बिलियंस में है, आप चाहो तो मैं आपको अपने बिजनेस में शेयर दे सकता हूं, या और कोई भी आपकी डिमांड हो तो मैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मेरे बेटे को अब माफ कर दो। रेहान मिस्टर बजाज की बात पर चौंका और फिर जोर से हंस पड़ा। मैं आपको आपकी नेटवर्थ बताता हूं। आपकी नेटवर्थ है 20 बिलियन। आप मुझे 20 बिलियन में से शेयर ऑफर कर रहे हैं, जबकि आपके पूरे 20 बिलियन ही मेरे लिए चिल्लर है। रेहान की बात सुनकर मिस्टर बजाज शॉक रह गए। उनको लगा था बिलियंस बोलते ही रेहान का उनसे बात करने का एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाएगा, पर रेहान ने तो उनकी 20 बिलियन की प्रॉपर्टी को चिल्लर ही बता दिया। वह सोच में पड़ गए कि रेहान किस लेवल का सुपर रिच है, जो उनकी वैल्यू उसके आगे कुछ भी नहीं है। वह और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने हाथ जोड़ हुए रेहान को कहा, देखिए मिस्टर रेहान, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज आपके नाम कर दूंगा, सब कुछ आप ले लीजिए, पर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। रेहान ने उन्हें कहा, मिस्टर बजाज, मैं बहुत देर से आपसे पेशेंस के साथ इज्जत से बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह चुका हूं कि
इस पूरे प्रोसेस में आपका कोई रोल नहीं है। अब आप बात को खत्म कीजिए और यहां से जाए। मुझे इवेंट की तैयारियां देखनी है। अपनी बात कहकर रेहान वहां से चल दी। पीछे से बजाज ने कहा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। इतना गम, मन सही नहीं है। मैं भी तुमसे अभी तक बहुत इज्जत से बात कर रहा था, पर मुझे लगता है तुम्हारे जैसे नए नए रईस को ज्यादा इज्जत रास नहीं आती। कचरे से उठकर अमीर बन गए हो तो तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिस्टर बजाज की बात सुनकर रेहान एक खूंखार शेर की तरह पलटा। उसने जिस तरह मिस्टर बजाज को देखा वह सकपकाकर 2 कदम पीछे हट गए। रेहान ने मिस्टर बजाज को कहा, सही में बेटे की रगों में बाप का ही खून है, दिखाई दे रहा है मुझे। रेहान ने फिर एंथनी की तरफ देखकर कहा, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। बाहर मतलब मेन गेट के बाहर, और इनको बहुत ही इज्जत से लेकर जाना। धूम से निकले, साहब की सवारी कर। एंथनी रेहान का इशारा समझ गया। उसने हां में सिर हिलाया और मिस्टर बजाज की तरफ बढ़ा। मिस्टर बजाज एकदम से घबराकर पीछे हटने लगे और एंथनी को धमकी देते हुए बोले, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी क्या हालत करवा सकता हूं। वह इससे ज्यादा कुछ भी बोलते, उससे पहले ही एंथनी ने आगे बढ़कर उनकी गर्दन पकड़ ली और उनको घसीटना शुरू किया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। एंथनी ने उनको कॉल से पकड़ा और यूं ही घसीट हुआ रिसोर्ट से बाहर की तरफ ले जाने लगा। वहां इवेंट के लिए जितने भी लोग थे वह यह सब होता हुआ देख रहे थे। मिस्टर बजाज इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर एंथनी को कहा कि वह उन्हें छोड़ दे, पर एंथनी पर कोई असर नहीं हुआ। मिस्टर बजाज ने रेहान को भी आवाज मारी कि वह उसे माफ कर दे। रेहान ने उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। एंथनी ने मिस्टर बजाज को गेट से बाहर फेंका और साथ साथ ही सिक्योरिटी हेड राशिद को इंस्ट्रक्शंस दी। रेहान सर ने कहा है, यह रिसोर्ट के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजाम एकदम टाइट रखना। राशिद को यह कहकर एंथनी अंदर आ गया। अंदर रिसोर्ट में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक ने कहा, यह तो बजाज कंस्ट्रक्शंस के मालिक मिस्टर बजाज थे ना, राहुल बजाज के पापा। दूसरे ने कहा, मैं तो इन्हें यहां पर देखकर चौंक गया था। तुमको बैक स्टोरी नहीं पता क्या? इनके बेटे ने इस रिसोर्ट के मालिक रेहान मित्तल पर जानलेवा हम करवाया था। मैं हैरान था कि यह यहां पर कैसे आ गए हैं। वहीं खड़े तीसरे आदमी ने कहा, जरूर इन्होंने यहां पर आकर फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की होगी, वरना मैं मिस्टर रेहान को जानता हूं। ही इज अ नाइस पर्सन। अगर आप उनसे अच्छे से बीएफ करो तो वह बहुत इज्जत देते हैं, पर अगर आप बदतमीजी पर उतरो तो फिर उनसे ज्यादा क्रूएल भी कोई नहीं है। जितने मुंह थे वहां पर उतनी ही बातें हो रही थी, पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि मिस्टर बजाज जैसे बिलियनियर के साथ रेहान ने ऐसा सलूक किया कि घसीटते हुए रिसोर्ट के बाहर ही फेंक दिया। रेहान का मूड खराब हो गया था। इवेंट से पहले बिना बात का तमाशा क्रिएट हो रहा है। रेहान को इस बात से बहुत इरिटेशन हो रही थी। रेहान ऑफिस में कुछ जरूरी पेपर साइन कर रहा था कि तभी नील उसके पास आकर बोला, यार हम इवेंट शुरू भी कर पाएंगे कि नहीं? एक के बाद एक सया पे हुए जा रहे हैं। रेहान ने चौंक कर नील को पूछा, अब क्या हो गया ब्रो? नील ने कहा, वह रिहाना याद है तेरे को, वो मेकअप की दुकान जो गाती तो गदी के रेंगने जैसा है पर खुद को लता मंगेशकर समझती है? रेहान ने नील को पूछा। हाँ याद है, क्या हुआ? नील ने फिर बोला, और वह मोटा गंजा भी याद होगा तुझे? बुलफाइट का सीईओ ब्रॉडकास्ट कंपनी वाला, रेहान ने खींचते हुए कहा। हाँ भाई, वह भी याद है। इतनी बड़ी फुटेज लेने की बजाय बताएगा भी कि हुआ क्या है? नील ने रेहान को बताया, उन दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। हमें पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने भी आज सेम डे ही एक बहुत बड़ा कंसर्ट रख लिया है। रेहाना उसमें परफॉर्म कर रही है और बुलफाइट कंपनी उसका लाइव टेलीकास्ट करेगी। लाइव का टाइम भी वही है जो हमारे इवेंट का है। रेहान नील की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, अंदर अंदर इतनी तैयारी कर ली उन्होंने, हमें पता भी नहीं चला। नील ने भी रेहान को कहा, वही तो मुझे लगा नहीं था कि वह इतना बड़ा कोई कदम उठा लेगी। सेम टाइम में टेलीकास्ट होने से हमें बहुत नुकसान होने वाला है। वह सिन चाहे कैसी भी है, पर उसकी लट के झटकों के बहुत लोग फैन हैं। और दूसरी बात, बुलफाइट सबसे बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी है। अगर वह किसी का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि वही बेस्ट प्रोग्राम होगा। इससे हमारे इवेंट पर बहुत असर पड़ेगा। रेहाना एक एस्टेब्लिश स्टार है और बुलफाइट इतनी बड़ी कंपनी है तो लोग उन्हीं का प्रोग्राम देखना प्रेफर करेंगे। हमारे तो सारे आर्टिस्ट भी नए हैं, लोग उनका नाम भी नहीं जानते।
रेहान ने नील से कहा, इन दोनों ने जानबूझकर हम लोगों से बदला लेने के लिए यह किया है। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी तो वही है। नील आदित्य को कहा, पिछले दिनों वह हमारी कंपनी में आए थे। हमने ही कांटेक्ट किया था अपने इस इवेंट के लाइव टेलीकास्ट के लिए, पर उस घटिया आदमी ने बहुत ही वाहियात डिमांड की। उसकी गंदी नजर हमारी सिंगल लड़कियों पर थी, तो हमने उसे कंपनी बाहर निकाल दिया। ऐसे ही वह जो पॉप सिंह है रेहाना, उसने भी यहां पर बहुत बदतमीजी की थी। अब उन दोनों ने हमसे बदला लेने के लिए आज के दिन इसी समय एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया है, और उसका लाइव टेलीकास्ट का समय भी वही रखा है जो हमारे इवेंट का है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट कर दो कि लोगों तक उनका लाइव टेलीकास्ट पहुंच ही ना पाए। आदित्य ने नील को कहा, मेरे लिए यह बहुत आसान काम है, फिक्र मत करो, हो जाएगा। रेहान को नुकसान पहुंचाने वालों को तो मैं किसी हाल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हाल करूंगा कि व्यूअरशिप के नाम पर उल्लू बोलेंगे। रेहान ने नील और आदित्य को कहा, अरे कुछ भी कहे चले जा रहे हो, मुझसे तो पूछ लो कि मैं क्या चाहता हूं। नील ने रेहान को कहा, इसमें पूछना क्या है, कोई हमारे साथ डेढ़ सयाना बनकर साजिश रचे तो हम उसे छोड़ थोड़ी देंगे। रेहान ने नील को कहा, दिमाग ठंडा रख यार, आजकल तुझे हुआ क्या है, बात बात पर इतना गुस्सा होने लग गया है। नील ने रेहान को कहा, तूने जो गुस्सा होना छोड़ दिया, अब मुझे तो तेरा और बाकी सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना। रेहान ने गहरी सांस लेते हुए नील और आदित्य को कहा, एक बात बताओ, तुम दोनों क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम उनको डिग्निफाइड तरीके से मार दें? नील ने पूछा। डिग्निफाइड तरीके से? तेरा मतलब क्या है? रेहान ने नील को कहा। रेहाना यूथ में अपनी नाटकबाजी की वजह से फेमस है। सिंगिंग में वह बिलो एवरेज है, और उसके कंपैरेटिवली हमारी तीनों सिंगर्स बहुत कमाल की है। हमारा स्टेज परफॉर्मेंस भी हमने बहुत शानदार सेट किया है। कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियां गजब की डांस हैं। क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि वह सब अपनी परफॉर्मेंस से रेहाना को मार दें? जितनी पब्लिसिटी हमने की है लाइव टेलीकास्ट में, लोग एक बार तो यहां आएंगे ही, ये देखने की क्या चल रहा है। जब देखेंगे तो यकीनन उसका प्रोग्राम छोड़कर हमारा ही प्रोग्राम देखना प्रेफर करेंगे। इनिशियली हो सकता है जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो थोड़ी कम व्यूअर हो, पर धीरे धीरे व्यूअरशिप बढ़ेगी, मुझे पूरा यकीन है। रेहान की बात सुनकर नील और आदित्य चुप हो गए। रेहान ने फिर कहा, यार अगर मैं इस तरह का काम करूंगा ना, तो इसका तो ये मतलब हो गया कि मुझे अपने आर्टिस्ट की टैलेंट पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए यह सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना, हम उसको सीधे तरीके से ही बुरी तरह से आज मांग देंगे। योजक चिन्ह यहां रेहान आदित्य और नील से डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करने को कह रहा था। वहां अपने ड्रेसिंग रूम में रेहाना घमंड के साथ उस बुलफाइट कंपनी के सीईओ को कह रही थी, आज तुम देखना मैं इस रेहान और इसकी उन सिंगल लड़कियों का क्या हाल करूंगी। वह सीईओ डैनियल हंसते हुए बोला, यार रेहाना, तुमने तो कमाल का प्लान बनाया, तुम उन बेचारी लड़कियों को तो फेमस होने से पहले ही खत्म कर दोगी। तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हारे मुकाबले उन्हें कौन देखेगा। पर एक बात तो है, वे लड़कियां थी बहुत खूबसूरत यार, अभी तक भी रात को सपने में आ रही हैं, काश वह मुझे मिल सकती। रेहाना ने डैनियल को घूर कर देखा और कहा, तुम इन्हीं बातों की वजह से मार खाते हो, हर वक्त यही सब सूझता है तुमको। डैनियल ने रेहाना को कहा, खैर छोड़ो ये बात, बड़ी बात यह है कि आज हम दोनों अपना बदला उस रेहान मित्तल से ले सकेंगे। रेहाना ने डैनियल को कहा, न सिर्फ बदला बल्कि तुम देखना मेरे सामने वह कुत्ते की तरह दुम हिला हुआ आएगा और माफी मांगेगा। मैं यूथ की म्यूजिक सेंसेशन हूं, मेरे से पंगा लेकर वह म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना सकता। रेहाना की बात सुनकर डैनियल भी जोर से हंसने लगा। कंसर्ट शुरू होने वाला था, बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई थी। रेहाना का कंसर्ट भी उसी टाइम पर है। यह न्यूज अब सब तरफ फैल चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज थे कि वह क्या करें। तभी उन स्टूडेंट्स में किसी ने आकर एक अनाउंसमेंट की और सारे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। रेहान का इवेंट अब शुरू होने वाला था। सब तरफ तैयारियां जोरों शोरों से थी। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट इस इवेंट को अटेंड करने आए थे। उनमें से अधिकतर वही लड़के लड़कियां थे जिनको फ्री में टिकट अवेलेबल हो गई थी। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने उन टिकट्स को हाई प्राइसिंग पर बेच दिया था और अब वह वेन्यू के बाहर खड़े होकर किसी तरह से एंट्री का जुगाड़ लगाने के चक्कर में थे। तभी उनमें से बहुतों के मोबाइल पर एक एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होना शुरू हुआ। उस एडवर्टाइजमेंट में रेहाना के कंसर्ट की इंफॉर्मेशन थी। उसके लाइव टेलीकास्ट का टाइम भी सेम है।
यह देखकर वह सब लोग बहुत हैरान थे, यहां तक कि जो कोई भी उसके कंसर्ट को पर्सनली अटेंड करना चाहे उनके लिए एंट्री फ्री थी। रिहाना का यह पूरा इवेंट बुलफाइट कंपनी अर्साबीस अरेंज कर रही थी। उन्होंने सारा कॉस्ट खुद बियर किया था। बहुत सारी कंपनियों को अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलफाइट जैसी ब्रॉडकास्ट कंपनी की जरूरत पड़ती है। उन्हीं बड़ी कंपनियों से बुलफाइट ने स्पॉन्सरशिप ली थी और उनके साथ कोलंबो में यह कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया था। इतना सारा फंड इकट्ठा हो जाने के बाद उन्होंने टिकट फ्री कर दी थी। टिकट फ्री करने का एक ही मोटिव था, रेहान के इवेंट को फ्लॉप करना। वहां खड़े लोगों को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा इवेंट अटेंड करे। उन सब में अभी यही डिस्कशन चल रही थी कि तभी रिसोर्ट के अंदर से किसी ने बाहर आकर एक अनाउंसमेंट की, आप सबका आज के इवेंट में तहे दिल से स्वागत है। यह रिसोर्ट मिस्टर रेहान मित्तल का है। आज रिसोर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी है। मिस्टर रेहान चाहते हैं कि जितने भी लोग इस सेरेमनी को अटेंड करेंगे वह सब लोग उसके बाद यहां पर लगाए जाने वाले लजीज बुफे को एंजॉय करके जाएं। इवेंट के बाद आप सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। दुनिया के सारे डिलीशियस क्यूजन आज हम सर्व करने वाले हैं। पहले आप कंसर्ट एंजॉय कीजिए, फिर हमारी हॉस्पिटैलिटी देखिएगा। उस आदमी ने फिर इशारा करके रिसोर्ट के गेट ओपन करा दिए ताकि जो लोग भी आना चाहे वह अंदर एंटर कर सकें। रेहान के इवेंट की टिकट बहुत हाई प्राइस पर थी, इसीलिए वह अब लास्ट मिनट पर जनरल पब्लिक के लिए एंट्री फ्री नहीं कर सकते थे। उससे केस क्रिएट होता, पर जितने भी स्टूडेंट्स फ्री टिकट के साथ आए थे वह किसी भी हाल में रेहाना का कंसर्ट देखने ना चले जाएं। यही सोचकर नील लेयरे ने यसप्पा ने तरी अरेंजमेंट और अनाउंसमेंट करवाई थी। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार बाहर फिर से शोर शराबा मच गया। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे थे कि रेहाना के कंसर्ट तो होते रहते हैं और ऐसे भी कौन सा वह अच्छा गाती है, बस लाइट एंड साउंड शो देखने वाली बात है उसके कंपैरेटिवली। आज ये डिफरेंट इवेंट अटेंड करना ज्यादा सही है। और फिर हमें 5 स्टार खाना खाने को और कब मिलेगा। 5 स्टार का दिन सबके लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो गया। सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि वह रेहान का ही इवेंट अटेंड करेंगे। बाहर लड़के लड़कियों में यह सब बातें चल रही थी। एक से एक सुपर रिच और डिफरेंट फील्ड के लोग, बहुत से सेलिब्रिटीज गेस्ट भी वहां आ रहे थे। उन लोगों में एक व्हाइट सूट पहने मिस्टीरियस आदमी था। वह सब स्टूडेंट्स की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने स्पेशली एक स्टूडेंट से 3 गुना पैसे देकर एंट्री टिकट खरीदा था। वह आदमी रेहान से मिलना चाहता था। एंट्री ओपन हो चुकी थी। सब लोग अब उस ग्रैंड स्टेज के सामने थे। अभी तक रेहान का कोई पता नहीं था। बहुत सारे लोग तो वहां पर रेहान को देखने के लिए बेताब थे। वह एक ऐसा सुपर बिलियनियर था जो सबके लिए बहुत रहस्यमय शख्सियत हो चुका था। रेहान के बारे में बहुत सारी अफवाहें रात दिन फैल रही थी। लोगों के लिए यह बहुत सरप्राइजिंग था कि एक आदमी जो कुछ समय पहले तक अपना खाना और कपड़े तक अफोर्ड नहीं कर पाता था, आज दुनिया के टॉप 3 रिच लोगों में आता है, जिसके लिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन भी कुछ नहीं है। सफेद सूट पहने आदमी ने वहां खड़े कुछ लड़कों से पूछा, आप लोगों ने देखा है इस रेहान मित्तल को? उन लड़कों ने बहुत प्राउडली उसको कहा, देखा? अरे सिर्फ देखा ही नहीं, हम उसे पर्सनली जानते हैं। वह हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। इनफैक्ट वह हमारे ही स्ट्रीम में है। हम तो उसको तब से जानते हैं जब उसकी हालत भिखारियों जैसी थी। उस व्हाइट सूट वाले ने चौंक हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह भिखारियों की तरह रहता हो? वह सुपर रिच मित्तल परिवार से है। उसके पास भला कभी कोई कमी कैसे रह सकती है? उन स्टूडेंट्स में से एक लड़के ने कहा, रईस लोगों की अजीब अजीब खब होती हैं, क्या पता उसकी फैमिली में यह भी कोई शगुफा हो। इसलिए ही ऐसे पहले भिखारियों की तरह रहते और फिर खुद को सुपर रिच दिखाकर लोगों को शॉक कर देते हो। उस लड़के की बात पर आसपास खड़े सारे लोग हंसने लग गए। उनमें से ही एक और लड़के ने कहा, यार बात कुछ भी हो, पर रेहान की अपनी किस्मत तो बुलंद है ही। उसने अपने आसपास कितने लोगों की किस्मत बदल दी है। हम जैसे स्टूडेंट के लिए भी उसने कितना कुछ किया है। याद नहीं शशा, जब उन जंगलों में ट्रिप लेकर गई थी तो क्या जबरदस्त तरीके से रेहान ने सब अरेंज किया था। वरना क्या हम जिंदगी में कभी उस तरह की लग्जरियस बसों में या लिमोजिन में बैठ सकते थे? और खाना याद है ऐशे वहां पर कैसा था जब उसने जंगलों में इतना शानदार खाने का अरेंजमेंट करवा दिया था? तो यहां सोचो आज तो कैसा खाना हमको मिलने वाला है। एक और लड़का बोला, सही बात है यार, वहां तो जिस तरह के टैंक मिले वह भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। हम तो लाइफ में इतनी लग्जरी नहीं भूल सकते। और आज भी देखो ना, उसने अपने सारे दोस्तों को स्पेशल इनवाइट किया है। हमसे तो कोई पैसे नहीं लिए हैं। भाई मानना पड़ेगा, बंदा सिर्फ पैसे का ही नहीं दिल का भी बहुत अमीर है। वहां खड़ी एक लड़की ने कहा,
हाँ, दिल का अमीर तो है ही। उसकी जितनी भी लड़कियां दोस्त थीं, उसने उन सबकी भी जिंदगी बदल दी है। कियारा को देखो, आज इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज पर लॉन्च होने जा रही है। और तो और उस शशा को देखो, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी और आज इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट हो चुकी है। उस लड़की की बात सुनकर वह व्हाइट सूट वाला आदमी चौंका। उसने उस लड़की से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? उस लड़की ने अपनी बात को दोहराया, क्या ये? मैं अपनी कॉलेज की स्टूडेंट प्रेसिडेंट साशा की बात कर रही हूं। आपको नहीं है क्या? इस एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट भी वही है। इनफैक्ट इस कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर है, सब रेहान के दोस्त ही हैं, ऐसा लगता है। रेहान ने यह एंटरटेनमेंट कंपनी अपने दोस्तों के लिए ही खड़ी की है। उस व्हाइट सूट वाले आदमी के दिमाग में शशा का नाम जैसे अटक गया। उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चलने लगी। वहीं लोगों में रेहान को देखने की और उससे मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक आ चुके थे। बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन भी पहुंच चुके थे। पर अब रेहान किसी को भी वेलकम करने के लिए वहां नहीं था। जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे, उनको यह बात बुरी लग रही थी कि रेहान वहां उन्हें वेलकम करने के लिए क्यों नहीं है। रेहान अपने रिजॉर्ट की तीसरी मंजिल पर खड़ा नीचे यह सब देख रहा था। जहां वह खड़ा था वहां अंधेरा था। वह चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में बहुत सारी चीजों को लेकर बेचैनी थी, जैसे एक तूफान उसके भीतर गुजर रहा हो। जितनी हलचल उसके अंदर थी, बाहर से उस वक्त वह उतना ही शांत दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से आकर नील ने कहा, तू यहां खड़ा है रेहान, मैं कब से ढूंढ रहा हूं यार, तुझे इवेंट शुरू करना है, तू यहां अकेला क्या कर रहा है? सब लोग नीचे तुझे पूछ रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब भी पहुंच चुके हैं। उनका तो बल्कि मुंह चढ़ गया है कि तू अब तक उन्हें वेलकम करने के लिए आया। कैसे नहीं? चल भाई, नीचे अब और डिले नहीं किया जा सकता। रेहान ने पलटते हुए कहा, साशा को कहो इवेंट शुरू करें, सबको वेलकम करें, मैं बाद में आऊंगा। रेहान की बात से नील सरप्राइज पर बिना कुछ बोले हां करके वहां से चला गया। उसने साशा को कांटेक्ट करके इवेंट शुरू करने को कहा। साशा रेहान का ही इंतजार कर रही थी। नील ने जब उसको कहा इसे आओ रेहान अब भी आने के लिए मना कर रहा है, वह बाद में आएगा, इवेंट उसे ही स्टार्ट करना है। साशा के चेहरे पर एक पल घबराहट आई, फिर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ गई। उसने माइक संभाला और वेलकम स्पीच शुरू की। साशा के गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं। सब तरफ साइलेंस होना शुरू हो गया। वैसे भी लोगों में बहुत क्यूरियसिटी थी इस इवेंट को लेकर कि इसमें क्या क्या और कैसे होने वाला है। शशा ने बहुत शानदार वेलकम स्पीच दी। लोग उसकी स्पीकिंग स्किल्स के तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रेहान ऊपर से यह सब देख सुन रहा था। उसे इस बात की बहुत सेटिस्फेक्शन थी कि उससे जुड़े उसके सारे दोस्त एक से एक नायाब हीरे हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उधर सुपर लाइफ कंपनी का सीईओ अभिषेक खन्ना अपने स्टाफ को एड्रेस करते हुए कह रहा था, आज का लाइव टेलीकास्ट हमारे लिए इस फील्ड में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसने अपने सबऑर्डिनेट को कहा, तुमको पता है, इसी वक्त बुलफाइट कंपनी भी रेहाना का कंसर्ट लाइव टेलीकास्ट करेगी। हमें हर हाल में मैक्सिमम कवरेज चाहिए। ये मिस्टर रेहान की एंटरटेनमेंट कंपनी और उनके सिंगिंग स्टोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारे करियर के लिए भी माइलस्टोन साबित होगा। अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर बुल फाइट कंपनी टॉप मानी जाती है, पर अगर आज के इवेंट की लाइव ब्रॉडकास्ट में हम लोग बाजी मारने में कामयाब रहे तो इसमें कोई शक नहीं है, वर्ल्ड नंबर 1 हम लोग कहलाएंगे। किसी भी तरह की आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कवरेज इतनी शानदार होनी चाहिए कि हर कोई तारीफ करते नहीं था। थके अभिषेक के सबऑर्डिनेट ने उसे कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, हम सारा इंतजाम कर चुके हैं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं, बस इवेंट शुरू होने की देर है। वहां रेहान के दिमाग में जैसे कोई गेम प्लान चल रहा था। उसका इवेंट अपने शेड्यूल से लेट था। सुपर लाइव कंपनी के सीईओ को उसके दूसरे सबऑर्डिनेट ने आकर इंफॉर्मेशन, उनके इंटरनेट पर व्यूअर 1 मिलियन एक्सीड कर गए हैं। यहां पर देखिए, ग्राउंड में सिर्फ 1000 लोग हैं और अभी तक ऑफिशियल ये प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इस तरह तो हम लोग कंप्लीट फ्लॉप हो जाएंगे। अभिषेक के दूसरे सबऑर्डिनेट ने कहा, सर इस बात की फिक्र मुझे भी है, रेहाना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। आप देख ही सकते हैं कि उसके कंसर्ट्स को अटेंड करने 10,000 लोग आए हैं। यहां पर तो कोई स्टार सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस है ही नहीं, और पता नहीं ये लोग इवेंट को डिले क्यों कर रहे हैं। अभिषेक कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अपने सबऑर्डिनेट को कहा, जहां तक मैं मिस्टर रेहान को समझा हूं, वह बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मूव करने वाले आदमी हैं। जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, चाहे उनके सिंगर्स नए हैं
पर उनके काम को लेकर वह सुपर कॉन्फिडेंट हैं। मुझे लगता है कि जब यह इवेंट स्टार्ट होगा तब सारा सीन बदल जाएगा। अभिषेक की बात सुनकर उसके दोनों सबॉर्डिनेट चुप हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर था कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वह लोग व्यूअरशिप में बुलफाइट को मात दे सकेंगे। उन दोनों के चेहरे से निराशा टपक रही थी। इधर नीचे साशा की ओपनिंग स्पीच के बाद स्टेज सेट हो चुका था। बाकी सारी लाइट्स डिम कर दी गई थी। स्टेज पर 3 जगह स्पॉटलाइट दी गई और एक एक करके उसके नीचे पहले क्यारा, फिर विदिमा और राधिका की एंट्री हुई। उनकी एंट्री के साथ ही एक बार बहुत तेज शोर की लहर उठी। क्यारा को मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स पहचानते थे। उनमें से बहुत लोगों को नहीं पता था कि इस शो में क्यारा को लॉन्च किया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज पर आरा गाने वाली है। राधिका और विदिमा भी इतनी एक्सेप्शनल ब्यूटीज थी कि कुछ लड़कियां जलन के मारे यह भी कह रही थी, सुंदर है तभी स्टेज पर खड़ी है, अभी गाएंगे तो पता चलेगा कितनी टैलेंटेड है, कितनी नहीं पर लकी बहुत ज्यादा है, तभी तो इतना बड़ा स्टेज मिल गया। इनको अचानक तेज म्यूजिक स्टार्ट हुआ और ड्रीम एंजल बैंड की पहली परफॉर्मेंस शुरू हुई। उन लोगों ने फर्स्ट परफॉर्मेंस आर्यन के गाने से नहीं की। उन लोगों ने एक बहुत ही पुराना गाना उठाया। लोगों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ बहुत धमाकेदार और नया सुनने को मिलेगा। उसकी बजाय ड्रीम एंजल बैंड एक बहुत पुराना गाना परफॉर्म कर रहा था। एक बार फिर से जितने मुंह उतनी बातें बननी शुरू हो गईं। भीड़ में से कोई बोला, यार कितनी उम्मीद लेकर आए थे। सब पर पानी फिर गया, इससे तो रिहाना के कंसर्ट में ही चले जाते। दूसरे ने कहा, हाँ यार, हमने तो सुना था कि आज की सारी म्यूजिक कंपोजिशन आर्यन की है। मैं आर्यन का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो स्पेशली उसी के गाने सुनने आया था। ये लड़कियां कौन से जमाने का गाना परफॉर्म करने लगी। पास खड़े तीसरे लड़के ने कहा, नहीं है, बेचारी नया गाना परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा इनके पास, और फिर इतने बड़े स्टेज पर पहली बार गा रही हैं तो नर्वस भी होंगी, इसलिए पुराने गाने से इन्होंने शुरुआत की है। भीड़ में से कोई चीखा, अरे क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये पुराने और बोरिंग गाने सुनने के लिए हमने इतनी महंगी टिकट्स ली है, क्या गलती हो गई? इससे तो हमको रिहाना के कंसर्ट में जाना चाहिए था। हर तरफ यही बात उठने लगी कि यह लोग बहुत ही नौसिखियां हैं जो इतने पुराने गाने से परफॉर्म कर रही हैं। कुछ लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, यह कहकर कि आवाज बहुत अच्छी है, कंपोजिशन पुरानी है, तो क्या हो गया? पर ज्यादातर लोगों को रिग्रेट हो रहा था। जंगल की आग की तरह वहां लोगों में बेचैनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इवेंट एक बहुत बड़ा फ्लॉप शो होने वाला है। ड्रीम एंजल बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस एक पुराने गाने से शुरू हुई थी। लोगों को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, यहां तक कि वह इतना बोर होने लगे कि अपने मोबाइल पर अब रिहाना का कंसर्ट देख रहे थे। ऊपर रूम में अभिषेक खन्ना बैठकर सारे प्रोग्राम का सुपरविजन देख रहा था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। रेहान की बातों से लग रहा था कि रेहान अपनी सिंगर्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट रेहान ने उससे बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स भी कराए थे, जिसकी कॉस्ट बहुत हाई गई थी। रेहान ने उसे कहा था कि वह पैसे की चिंता बिल्कुल ना करे, बस जैसा वह कह रहा है ठीक वैसे इंतजाम करता जाए। अभिषेक अब खुद भी इस बात को लेकर टेंस था कि उनकी व्यूअरशिप बढ़ना तो दूर की बात, बल्कि अब धीरे धीरे और घट जाएगी। वह किसी हाल में इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ बुलफाइट को कंपीट नहीं कर सकते। वहीं बुलफाइट कंपनी के ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा था। रेहाना के कंसर्ट में बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था। हाई म्यूजिक के साथ लोग झूम रहे थे। लगातार उनका व्यूअरशिप बढ़ता ही जा रहा था। डैनियल का कॉन्फिडेंस तो देखने वाला था। उसने तो मन ही मन बड़े बड़े प्लान बना लिए थे कि इस कंसर्ट के बाद रेहान को कैसे बेइज्जत करना है। डैनियल ने रेहाना से हाथ ही रेहान को नीचा दिखाने के लिए मिलाया था। उसकी नीयत अभी भी रेहान की एंटरटेनमेंट कंपनी की सिंगर्स पर खराब थी। वह यह सोचकर बैठा था कि जब उनका शो फ्लॉप हो जाएगा तो उसके बाद उन लोगों को डैनियल की शर्तें माननी ही पड़ेगी। उधर अभिषेक खन्ना की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अभिषेक के सबॉर्डिनेट ने आकर उसे कहा, सर हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, हमारी रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ जाएगी। लोग हमको लगातार मैसेज कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह का इवेंट कैसे कवर कर सकते हैं। अभिषेक के दूसरे सबॉर्डिनेट ने आकर कहा, एग्जैक्टली सर, लोग नीचे बातें बना रहे हैं कि हम लोगों ने रेहान मित्तल से बहुत पैसे खाए हैं, तभी हम उनका फ्लॉप शो कवर करने के लिए तैयार हो गए हैं।
मार्केट में हमारी एक रेपुटेशन थी कि आज तक हम जितने भी इवेंट्स कवर किए हैं वह सब के सब वर्ल्ड लेवल पर बहुत हाई क्लास रहे हैं। आज पहली बार हो रहा है कि हम एक इतना एवरेज इवेंट कवर कर रहे हैं। अभिषेक ने अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रेहान के दिमाग में चल क्या रहा है। इतनी साधारण सी परफॉर्मेंस के लिए तो रेहान इतने बड़े बड़े अरेंज नहीं करवा सकता। 200 से ज्यादा कैमरे रेहान ने चारों तरफ इंस्टॉल करवाए थे, और वह भी बहुत हाइट पर। इनफैक्ट बहुत से कैमरा एंगल तो प्लेस करने इतने टफ थे कि टेक्नीशियंस के लिए भी अच्छा खासा चैलेंज हो गया था। इसी चक्कर में कॉस्टिंग भी बहुत हाई गई थी। अभिषेक ने जब यह बात रेहान को कही थी तब रेहान ने अभिषेक को बोला था कि वह पैसे की परवाह बिल्कुल ना करें, सब बहुत शानदार होना चाहिए। बस अभिषेक यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से रिसोर्ट के ऊपर आकाश में बहुत सारे बड़े बड़े सितारे चमकने लगे। बहुत जबरदस्त लाइटनिंग एक्सप्लोजन होने लगे। जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे वह बुरी तरह से हैरान हो गए। सबकी आंखें आसमान पर उठ गईं। भीड़ में से अलग अलग आवाजें आने लगी। अरे वह देखो, वह क्या है? भीड़ में से किसी और ने चिल्लाकर कहा। उधर भी देखो, उधर भी वैसा ही नजारा। धीरे धीरे करके उस रिसोर्ट के ऊपर का पूरा आसमान बड़े बड़े सितारों से भर गया। कलरफुल ब्राइट वाइब्रेंट लाइट्स लेजर शो का एक बिल्कुल ही अलग रूप लोग देख रहे थे। लोगों की आंखें उस लाइट को लेकर अब कस्टम हुई तो लोगों ने देखा कि वह बड़े बड़े रोशनी के गोले तो कुछ कुछ उड़न तश्तरी जैसे हैं। पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। भीड़ में लोग चिल्लाने लगे, यह तो यूएफओ है। अरे ये सुपर नेचुरल पावर्स है, क्या एलियंस आए हैं? ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? लोग सरप्राइज थे, शॉक थे, सब तरफ शोर मच गया था। अचानक से वह डिस्क नीचे आनी शुरू हुई। लोगों ने ध्यान से देखा और उनमें से कोई चिल्लाया, अरे ये तो एडवांस वर्जन एयरशिप्स हैं। वो एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरशिप्स थे। रिसोर्ट के चारों तरफ से लेजर लाइट्स से समा बांधा जा रहा था। आसमान से एयरशिप्स नीचे की तरफ आ रहे थे। स्टेज पर जगह जगह स्पॉटलाइट थी। लोगों ने अब तक एयरशिप सिर्फ टीवी पर ही देखे थे। रियल लाइफ में किसी को आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि इतने पास से यूं एयरशिप्स को देख सकें। रेहान अभी भी अपने रिसोर्ट की तीसरी मंजिल पर खड़ा था। वह यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। एक्साइटमेंट के मारे नीचे खड़े कितने लोगों के पैर कांप रहे थे। ऐसा नजारा जिंदगी में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। स्पेसशिप्स ने स्टेज के ऊपर का सारा एरिया कवर कर लिया था। धीरे धीरे एक एक करके एयरशिप्स नीचे आने लगे और स्टेज पर उतरे उनके दरवाजे खुले। कॉकपिट के अंदर से रोशनी एकदम फ्लैश हुई। रोशनी में से एक एक करके खूबसूरत लड़कियां बाहर आने लगी, जिन्होंने आज से 5000 साल पहले की सभ्यता में चलने वाले एशियन स्टाइल के रॉयल कपड़े पहने हुए थे। वॉरियर स्टाइल, सबकी सब गोल्डन, सिल्वर और कॉपर शेड्स में थी। वह खूबसूरत लड़कियां परियों की तरह से बाहर निकल रही थीं। वह सब हवा में लगभग उड़ती हुई मालूम हो रही थी। हर एक शिप में से कुछ लड़कियां बाहर आती और वह फ्लाई कर जाता। फिर दूसरा शिप उतरता। इस बार और अलग पैटर्न लाइटों से बनाए जाते हैं। उसमें से भी कुछ लड़कियां निकलती जिन्होंने उसी तरह के पुराने एसेंट कपड़े पहने हुए थे। लोग अमेज्ड थे, अचंभित, हैरान, जैसे कोई जादू होता हुआ देख रहे हो। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लोग खुद भी आज से 5000 साल पहले के टाइम में ट्रांसपोर्ट हो चुके हो। पूरा माहौल बदल चुका था। लोग आंखें फाड़े यह सब कुछ होते हुए देख रहे थे। वह शिप अभी भी हवा में इधर से उधर मंडरा रहे थे। एक एक करके कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियां स्टेज पर आ चुकी थीं। लड़कियां बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। एक्साइटमेंट अपने चरम पर थी। कितनी लड़कियां कह रही थीं कि उनको भूस बम्स आ रहे हैं। जब लोगों का ध्यान इन ए शिप्स की तरफ था तब कियारा, राधिका, रिद्धिमा तीनों स्टेज पर से गायब हो गई थी। तकरीबन 1 दर्जन लड़कियों की मदद से उन्होंने भी भारी भरकम मेटल ड्रेसेस में चेंज किया। वह भी बहुत पुराने समय की स्टाइलिंग की गई थी। उनका मेकअप भी ऐसा किया गया कि अब वह तीनों क्लियोपेट्रा जैसी दिखाई दे रही थी। पुराने समय में यूरोपियन देशों की महारानियां हो जैसे। अभी तो लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इतने में उन तीनों ने एक एक करके स्टेज पर एंट्री की और अब की बार जिस तरह की इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस उन्होंने देनी शुरू की, लोग शॉक रह गए। वह तीनों इतनी ग्लोरियस लग रही थी जैसे पूरी दुनिया जीत कर आए हो। उनकी आवाज कमाल की थी। ड्रम, बीट, गिटार म्यूजिक,
पीछे की तरफ से पूरा का पूरा बैंड गजब तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा था। आर्यन की शायद अब तक की यह बेस्ट कंपोजिशन थी, और साथ ही कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियां जो कभी स्टेज पर और कभी उन स्काई हाई शिप से नीचे डाली गई। रस्सियों पर लटक कर जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी, सब लोग दंग थे। सारा क्राउड पूरी तरह से स्टैंड स्टील रह गया थे। पूरा माहौल ऐसा था कि लोग एकदम शॉक थे। जब लड़कियां हवा में डांस करती तो लोगों की चीखें निकल रही थी। ड्रीम एंजल बैंड की परफॉर्मेंस भी अब इतनी इलेक्ट्रीफाइंग थी कि लोग गला फाड़कर अब उनके साथ गा रहे थे। जैसे ही यह सब कुछ होना शुरू हुआ था, अभिषेक की आंखें चमक गई थी। वह समझ गया था कि आखिर रेहान ने सब तरफ ड्रोन कैमरा क्यों अरेंज करवाए हैं। 200 कैमरा की सेटिंग कराई गई थी और वह अभी तक नहीं समझ पाया था कि ऐसा क्यों हुआ है। रेहान का दिमाग देखकर अब वह भी अवाक रह गया था। उसका सारा स्टाफ बहुत तेजी से हरकत में आ गया था। उनको बेस्ट से बेस्ट शॉट लेने थे। लाइव टेलीकास्ट पर ऐसे ऐसे शॉट्स उनको फ्लैश करने थे कि अब उनका व्यूशिप आसमान छूने लगे। और ऐसा हुआ भी। इस मेगा शो के शुरू होने के कुछ ही मिनटों में तेजी से उनका व्यूअरशिप ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ। इतनी तेजी से कि न मिलियन 2 मिलियन और देखते देखते 10 मिलियन क्रॉस कर गया। इस तरह का अरेंजमेंट तो दूर दूर तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रेहान ने इस सब को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा था ताकि कोई भी उसके इस आइडिया को चोरी ना कर सके। इन एयरशिप्स की बात सिर्फ कविता जानती थी और उसके डांसर्स को बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वह कहीं भी यह बात लीक न कर सके कि अरेंजमेंट इस तरह का किया गया है। टेक्नीशियंस और बाकी सब जुड़े हुए लोगों को भी पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तभी यह सब अब लोगों के सामने एक अचंभे की तरह अचानक खुला और सब स्टन रह गए। दरअसल फिल्मों में अब ऐसे सीन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से इस तरह का कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, पर लाइव में यह सब होता हुआ देखना ऑडियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट लाइटनिंग इस तरह से की गई थी कि शिप के एंड से जितनी भी रस्सियां लटकी हुई थी, यानी कि जो हवा में डांस करती हुई लड़कियां थी, उनके सेफ्टी हॉर्नेस किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि हवा में फ्लाइंग शिप्स मंडरा रहे हैं और नीचे वह लड़कियां परियों की तरह उड़ उड़कर आसमान में डांस कर रही हैं। रेहान ने इसलिए ही कविता श्रीधर को बोला था कि जिन लड़कियों को जरा भी हाइट फियर हो, इनको परफॉर्मेंस में इंक्लूड ना करें। अब जितनी भी लड़कियां परफॉर्म कर रही थीं, उन्हें किसी तरह का कोई फोबिया नहीं था और वह बहुत कॉन्फिडेंटली हवा में मूव कर रही थी। वहां टेलीकास्ट रूम में अभिषेक का सबऑर्डिनेट चिल्लाता हुआ आया और बोला, सर, हमारा शो सुपर डुपर हिट हो चुका है। 20 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप चली गई है। कुछ ही मिनटों में कहा। तो अभिषेक और उसके सबऑर्डिनेट पहले इस बात से घबरा रहे थे कि उनकी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। कहां अब एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन करते हुए नहीं थक रहे थे कि वह कितने लकी हैं। रेहान ने उनको अपने प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट का मौका दिया। वह सब समझ गए थे कि अब उनकी कंपनी वैल्यू रॉकेट हाई जाने वाली है और उन सब की जिंदगियां भी बदल जाएंगी। तभी कियारा ने एक एयरशिप की होनस हेल्प से हवा में ऊंचा उठना शुरू किया। वह धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगी। उसके हाथ में एक पावरफुल माइक था। अब सिर्फ कियारा गा रही थी और बाकी सब कुछ साइलेंट था। उसकी आवाज उस पूरे माहौल को बहुत ही मेसमराइजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग बना रही थी। कियारा के बाद एक एक करके अब ए शिप्स राधिका और विदमा को भी हवा में ले जा रहे थे। वह लोग हवा से ही खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी और अपने सिग्नेचर स्टाइल के गाने परफॉर्म कर रही थी। और कुछ ही मिनटों में उन्होंने इवेंट को फिर से एक बहुत बड़ा टर्न दे दिया। इस बार तीनों एक साथ सुर में सुर मिलाकर आर्यन की लेटेस्ट कंपोजिशन परफॉर्म करने लगी, जो कि बहुत हाई बीट और फास्ट थी। और उसके फौरन बाद फिर से उन्होंने ड्रॉप लिया और अब बांसुरी की धुन पर एक स्पिरिचुअल सॉन्ग उठाया। सारे इलेक्ट्रिशियंस और टेक्नीशियन ने एकदम से माहौल को बदल दिया और आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। स्टेज पर भी और ऑडियंस पर भी लोगों को कुछ पल के लिए लगने लगा कि जैसे कोई स्वर्ग का ही नजारा चल रहा है। वहां बुलफाइट कंपनी के टेलीकास्टिंग स्टूडियो में सबके होश उड़ चुके थे। उनका व्यूअरशिप तेजी से ड्रॉप कर रहा था, इतनी तेजी से कि वह नीचे गिरते गिरते 10 मिलियन से 10,000 पर आ गए थे। हर तरफ पैनिक फैल गया कि यह उनके साथ क्या हो रहा है। डैनियल अपने सबऑर्डिनेट्स पर चिल्ला रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है आश। तब उसके एक सबऑर्डिनेट ने फोन पर उसको रेहान के रिसोर्ट का नजारा दिखाया। डैनियल ने लपक कर ऐसे हाथ में फोन लिया जैसे कोई अजूबा हो।
वहां आंखें फाड़े कुछ देर स्क्रीन देखता रहा। जो कुछ भी उसने देखा उस यकीन नहीं हो रहा था। वजह से पागलों की तरह ही खुद में बड़बड़ा लगा। शिप्स, ओ माय गॉड। ऐसी एरियल परफॉर्मेंस स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी ने अपने नए सिंगर्स को लॉन्च करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिया, और वह भी इतने कमाल तरीके से कि सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। ऐसे मेगा शो का तो कोई एक पल भी मिस करना नहीं चाहेगा। तो यह ऑब्वियस बात थी कि बुलफाइट कंपनी के लाइव टेलीकास्ट की वर्शिप घट रही थी। डेनियल गुस्से में फोन फेंकता हुआ तेजी से टेलीकास्ट रूम के बाहर निकल गया। उधर रेहाना ग्रीन रूम में अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कपड़े बदलने आई थी। डेनियल लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा और रेहाना से कहा, रेहान के शो की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ गई है, इतनी ज्यादा कि हम लोग अब उसके आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करते। उसने उन नई लड़कियों को लॉन्च करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया है। लोग उनकी परफॉर्मेंस देखकर पागल हुए जा रहे हैं। रेहाना गुस्से से चीखती हुई बोली, दिमाग खराब है क्या? नई सिंगर्स की परफॉर्मेंस देखकर पागल हुए जा रहे हैं। कुछ भी बके जा रहे हो। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन हूं। मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? अगर एक शो में उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर भी लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मुकाबला कर लेंगी। डेनियल ने रेहाना की बात पर चिढ़ते हुए कहा, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। इतिहास गवाह है कि घमंड से कोई भी टॉप पर नहीं बना रह सका है। हमेशा नए लोग पुराने को रिप्लेस कर देते हैं और तुम्हारे दिन लद गए हैं। यह मैं साफ देख सकता हूं। मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। डेनियल की बात सुनकर रेहाना का दिमाग और खराब हो गया। उसने डेनियल को कहा, तुम अभी ठीक से जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूं। मैं इतनी आसानी से इस रेहान मित्तल को जीतने नहीं दूंगी। तुम देख अब मैं क्या करती हूं। रेहाना ने फोन उठाया और एक नंबर सर्च करने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही कनिंग और क्रूअल एक्सप्रेशन थे। रेहान के रिसोर्ट की ओपनिंग सेरेमनी इवेंट में सबकी एरियल परफॉर्मेंस इतनी इलेक्ट्रीफाइंग और मेस्मराइजिंग थी कि स्टार लाइफ कंपनी का लाइव ब्रॉडकास्ट सुपरहिट हो गया था। उनकी वर्शिप मिलियंस में चली गई। वहीं दूसरी तरफ बुलफाइट कंपनी का लाइव टेलीकास्ट मिलियन व्यू से अब कुछ हजार पर आ चुका था। जब डेनियल ने रेहाना को यह बात बताई, तब रेहाना ने गुस्से में कहा कि उसको कोई नहीं हरा सकता। रेहाना ने फोन उठाया और माइनिंग किंग हर्षद पटेल को फोन लगाने लगी। वह काफी समय से हर्षद को डेट कर रही थी। हर्षद रेहाना को कहकर गया था कि वह सदैव भी अपने होम टाउन जा रहा है, जबकि हर्षद अपनी वुड बी वाइफ के साथ मालदीव्स में वेकेशन पर था। उसकी होने वाली बीवी अमायरा बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी। उसका एटीट्यूड इस तरह सख्त था कि हर्षद उसकी बातों से अक्सर तिलमिला कर रह जाता, पर वह अमायरा से शादी टूटना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अमायरा अरबों की मालकिन थी और उस सारे पैसे पर हर्षद की नजर थी। पर हर्षद के दिल में रेहाना के लिए एक सॉफ्ट कन तो था ही। रेहाना ने हर्षद को फोन करके कहा, स्वीट हार्ट, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा कंसर्ट देख रहे हो ना? ना, तुम हर्षद को रेहाना की परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था या? फिर भी हर्षद ने झूठ बोला, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तो कब से तुम्हारा ही शो देख रहा हूं। तुम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। रेहाना ने खुश होते हुए हर्षद को कहा, तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस इतना पसंद आया है? वाओ, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, फिर तो मैं कोई गिफ्ट भी डिजर्व करती हूं ना हनी? हर्षद उधर से हंसते हुए बोला, बताओ क्या चाहती हो? रेहाना ने बहुत इतराते हुए कहा, हर्षद तुम क्या यहां से चले गए? यहां बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, डिटेल में मैं तुमको बाद में समझाऊं। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझो कि जितने भी लोग मेरे प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कोई उनको बरगला कर दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। मेरे एक कंपट ने सेम टाइम पर अपना इवेंट भी रख लिया, वह भी इसी टाइम पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मेरे व्यूअर मेरा प्रोग्राम छोड़कर अब उधर की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा प्रोग्राम देखने वालों के लिए कोई बहुत बड़ा मनी अवार्ड अनाउंस करो, ताकि वह लोग मेरा शो छोड़कर ही ना जाए। हर्षद ने एक पल सोचा और कहा, न मिलियन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। रेहाना ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, कम ऑन हन्नी, न मिलियन से क्या होगा, यह तो बहुत कम है। हर्षद ने रेहाना को कहा, ठीक है, मैं 2 मिलियन अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, बस इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। मैं भी कहीं बाहर फंसा हुआ हूं, बाद में बात करते हैं कहकर हर्षद ने फोन काट दिया। रेहाना को हर्षद के एटीट्यूड पर गुस्सा तो बहुत आया, पर समथिंग इज बट देन नथिंग सोचकर वह कुछ नहीं बोली। 20 लाख भी इस वक्त उसके लिए बड़ा अमाउंट था। रेहाना ने डेनियल को कहा,
ज्यादातर लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वह स्टूडेंट्स ही हैं। उनके लिए 20 लाख की प्राइस मनी बहुत है। तुम मेरा प्रोग्राम देखने वालों के लिए एक देखो और इनाम जीतो, मैसेज फ्लैश करो और अलग अलग पॉइंट्स कलेक्शन पर लॉटरी सिस्टम की तरह प्राइज मनी दो। जितनी ज्यादा प्राइस मनी हम थ्रो करेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे ही प्रोग्राम से हुक रहेंगे और उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। डैनियल रेहाना की बात सुनकर खुश होता हुआ वापस अपने टेलीकास्ट रूम की तरफ चल दिया। रेहान अब तीसरी मंजिल से नीचे आकर अपने स्पेशल ऑफिस में था। वहां पर 2 बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। एक स्क्रीन पर नीचे रिजॉर्ट में हो रहा इवेंट दिख रहा था और दूसरी स्क्रीन पर रिहाना के कंसर्ट का टेलीकास्ट आ रहा था। जब उस कंसर्ट में इंटरनेट पर प्रोग्राम देखने वालों को देखो और इनाम जीतो मैसेज करके ललचान की कोशिश की गई तो रिहान जोर से हंस पड़ा। वह समझ गया कि रिहाना इनसिक्योर होकर बौखलाहट में अब यह सब कर रही है। बुल फाइट कंपनी ने अपने व्यूवर्स के लिए स्पेशल प्राइजेस की अनाउंसमेंट कर दी थी। रेहाना जब वापस स्टेज पर जाने लगी तो डैनियल ने रेहाना को रोककर कहा, तुम सिर्फ इस प्राइज मनी पर भरोसा करके ऑडियंस को अपने साथ हुक नहीं कर पाओगी, तुमको कुछ और भी करना होगा। रेहाना ने डैनियल को हैरानी से देखते हुए पूछा, मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट है, मैं बहुत शानदार गाती हूं, मुझे उश और क्या करना होगा? डैनियल ने बहुत बेशर्मी से कहा, तुम गाना चाहे कैसा भी गाती हो, पर तुम्हें देखना भी उतना ही सिजलिंग होना चाहिए जितने हॉट नंबर तुम गा रही हो। रेहाना को डैनियल की बात फौरन समझ आ गई। रेहाना अब रेहान को हराने के लिए इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रेहाना तेजी से वापस ग्रीन रूम में गई और इस बार बहुत ही रिवीलिंग और शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई। जब वह वापस स्टेज पर आई तो लोग उसका हुलिया देखकर अवाक रह गए। इस तरह की ड्रेस इतने बड़े स्टेज इवेंट पर बहुत ही शॉकिंग था। कॉलेज की एक लड़की ने दूसरी से कहा, यह हॉट नहीं लग रही, वल्गर लग रही है, क्या सोचकर ऐसे कपड़े पहनकर आए हैं? भीड़ में बहुत तेज हूटिंग हो रही थी। रेहाना को लग रहा था कि लोग उसको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वह और भी ज्यादा जोश के साथ परफॉर्म करने लगी। रेहान अपने रूम में बैठकर रेहाना की परफॉर्मेंस देख रहा था। उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। इतने में नील भी उसके कमरे में आ गया। रेहान ने नील को कहा, यार मुझे यह तो मालूम था कि यह लड़की आज पागल है, पर इसका इतना बुरा हाल है, यह अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। देखो कैसी हरकतें कर रही है, नील ने हंसते हुए कहा। कव्वे को कव्वा बोलो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। यह खुद को हंस समझती है और सोच रही है, सफेद पाउडर पोत कर हंस लगने लगेगी। इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था। इसने सब उटपटांग तरीकों से ही थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग इकट्ठा की है। रेहान ने नील को हंसते हुए कहा, पर यार ये तो गलत बात है, 2 मिलियन के गिफ्ट दे रही है, ये कुछ तो हमें भी करना चाहिए माँ चाहिए। नील ने रेहान को टोका, अरे तेरे को क्या लेना देना यार, इसके 2 मिलियन के ड्रामे से हमारी वर्शिप पहले ही इनसे बहुत हाई है। रेहान ने नील को कहा, हाई तो है, पर मैं चाहता हूं कि यह और ज्यादा बौखला जाए। देख तू मैं अभी क्या करता हूं। रेहान ने अभिषेक को कॉल किया और कहा, मिस्टर अभिषेक, मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए 10 मिलियन के प्राइसेस की अनाउंसमेंट करें और वह प्राइस आप भी रैंडम लॉटरी सिस्टम के हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूटर कीजिएगा। अभिषेक रेहान की बात सुनकर दंग रह गया। उसने रेहान की बात को रिपीट करते हुए कहा, 10 मिलियन पर। मिस्टर रेहान, हमारी व्यूअरशिप बहुत अच्छी जा रही है। रेहान ने अभिषेक को कहा, एग्जैक्टली, इसलिए मुझे अपने लॉयल व्यूअर्स की रिस्पेक्ट करते हुए उनको इस बात के लिए एक्नॉलेज करना ही है। आप बस 10 मिलियन का प्राइज मनी अनाउंस कर दीजिए। कहकर रेहान ने फोन कट कर दिया। कियारा, राधिका, रिद्धिमा सब फुल स्विंग में परफॉर्मेंस दे रही थी। कियारा ने अनाउंस किया कि अगला सॉन्ग उनका होगा सिटी ऑफ स्टोर्स आर्यन का। यह बहुत ही प्रेस्टिजियस नंबर था जिसकी फैन फॉलो बहुत बड़ी थी। आज आर्यन का यही ऑनरेडी फेमस सॉन्ग सिटी ऑफ स्टोर्स कियारा प्रेजेंट करने वाली थी, पर लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अनाउंसमेंट के बाद जैसे एक के बाद एक लाइट्स एक्सप्लोजन होने शुरू हुए। रिजॉर्ट में बहुत बड़ी बड़ी 12 स्क्रीन लगाई गई थी। वह हाई डेफिनेशन स्क्रीन इतनी बड़ी थी जैसे सिनेमा हॉल की 2 स्क्रीन एक साथ जोड़ी गई हो। ऐसी 12 स्क्रीन उस टाइम रिसॉर्ट के चारों तरफ बहुत ऊंचाई में लगी हुई थी और अब उन स्क्रीन्स में पूरा दिल्ली शहर नजर आ रहा था। रेहान ने कितना पैसा पानी की तरह बहाया होगा इसका अंदाजा भी लोग नहीं लगा पा रहे थे। इसीलिए कियारा की अनाउंसमेंट सिटी ऑफ स्टोर्स बोलते ही
उन सारी स्क्रीन्स पर एक एक करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें चमकने लगी थी, जहां पर जबरदस्त लेजर शो किए जा रहे थे, लाइटनिंग एक्सप्लोजन हो रहे थे। पूरा आसमान जैसे सितारों से भर गया था। ऐसी रात तो दिल्ली शहर में दिवाली पर भी नहीं देखी गई थी। दिवाली पर धूम धड़ाका बहुत होता है, पर इतना पोल्यूशन होता है कि आसमान में ऐसे रंग नजर नहीं आते। पर आज तो दिल्ली के ऊपर का आसमान ऐसे जगमगा रहा था जैसे कोई सितारों की बारात निकल रही हो। इतनी जबरदस्त लाइटनिंग और लेजर शो हो रहे थे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि किस स्क्रीन की तरफ देखें और किस की तरफ नहीं। जो 12 एयरशिप्स वहां पर मंडरा रहे थे अब उनमें भी बहुत जबरदस्त लाइट डांस जैसी वाइब्रेशंस क्रिएट की जा रही थी। कियारा ने जब सिटी ऑफ स्टार्स गाना शुरू किया तब लोग तो जैसे अपने होश खो बैठे। सब लोग खुद को आसमान में झूमता हुआ महसूस कर रहे थे। रेहान अगर 10 मिलियन की प्राइजेस अनाउंस नहीं भी करता तब भी आज सारे रिकॉर्ड टूटने वाले थे। इंटरनेट जाम होना शुरू हो गया। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक इस प्रोग्राम के लिए उमड़ आया था। लोगों को लग रहा था कि जीवन में इससे बेस्ट परफॉर्मेंस वह आज के बाद कभी नहीं देख पाएंगे। लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई थी। उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस का 10 पर भी कहीं नहीं देखा था। इतना आलीशान, इतना शानदार कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही रहने वाली थी। पूरी सिटी को ही कोई इस तरीके से जगमगा सकता है, यह तो लोगों की सोच से भी परे था। डैनियल की खुद की आंखें फटी रह गई थी। वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि वह जो कुछ भी देख रहा है आस्था है, वह सच है। डैनियल ने अपने सबॉर्डिनेट को चीखते हुए कहा, यह रेहान मित्तल बिल्कुल पागल मालूम होता है। इतना पैसा एक इवेंट पर, इतना पैसा कौन खर्च कर सकता है। उधर रिहाना के सारे उल्टे सीधे हथकंडे भी फेल हो गए थे। जो लोग उसके कंसर्ट में फिजिकली प्रेजेंट थे वह भी वहां से छोड़कर अब रेहान के रिसोर्ट की तरफ जा रहे थे कि शायद उनको कहीं से किसी तरह से कोई एंट्री मिल जाए। वह सब लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि अगर रिसोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वह बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। रेहाना के कंसर्ट में भी अब ज्यादातर लोग अपने फोन पर रेहान का ही इवेंट देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि रेहाना के मुकाबले रेहान का शो बहुत ही कमाल के लेवल का है तो वह लोग भी छोड़कर जाने लग गए। जिन लड़के लड़कियों ने लालच की वजह से अपनी टिकट और लोगों को बेच दी थी वह लोग अब बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे। ऐसी कमाल की रात, कमाल का इवेंट उन्होंने मिस कर दिया था। रेहान के रिजॉर्ट के अंदर तो क्राउड एक्साइटमेंट से पागल हो ही रहा था। बाहर भी सब कुछ जैसे जाम हो गया था। लोग बाहर इकट्ठा होकर ड्रीम एंजल चिल्ला रहे थे। इंटरनेट पर सारे रिकॉर्ड अब टूट गए थे और अभी तो नंबर बढ़ते ही जा रहे थे। इतनी सुपर पावर पैक्ड परफॉर्मेंस और लाइटनिंग शो के बाद जब यह इंफॉर्मेशन फ्लैश होनी शुरू हुई कि 10 मिलियन तक के प्राइजेस भी दिए जाएंगे तब तो लोगों को जैसे बहुत बड़ा सदमा ही लग गया। रेहाना ने अपने कंसर्ट में वापस जाते हुए लोगों को देख लिया था। अपने कंसर्ट का यह हाल होता हुआ देख अब उसकी आवाज भी लड़खड़ा नहीं लग गई थी। जब उसकी परफॉर्मेंस और गिरने लगी तो उसके प्रोग्राम में और ज्यादा हूटिंग शुरू हो गई। डैनियल ने अपना सिर पकड़ लिया। पहले ही उनकी व्यूअरशिप बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, बल्कि लगातार गिरते अब तो मुश्किल से 1000 रह गई थी। कहां तो वह रेहान को क्रश करने की मंसूबे बनाकर बैठा था, कहां अब रेहान ने उसको कंप्लीट जैसे धूल में मिला दिया था। पर अभी रिहाना की परफॉर्मेंस ओवर नहीं हुई थी। उसने फिर एक बार बैकस्टेज आकर डैनियल को पूछा, यह क्या हो रहा है? लोग अचानक से ऐसे छोड़कर जा क्यों रहे हैं? डैनियल ने उसे बताया कि किस तरह रेहान ने 10 मिलियंस के अवार्ड अनाउंस कर दिए हैं और पूरा शहर जगमगा दिया है, इसलिए हर कोई अब उधर की तरफ चल दिया है। रेहाना ने कुछ देर सोचा और फौरन हर्षद को फोन मिलाकर कहा, हर्षद, मुझे और पैसे की जरूरत है। हर्षद ने झल्ला हुए रेहाना को कहा, अब ऐसी क्या आफत आ गई जो इस तरह फोन कर रही हो? रेहाना ने झूठ बोलते हुए हर्षद को कहा, स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक रेहान मित्तल, उसको पता चला कि तुमने मुझे 2 मिलियन दिए हैं मेरे कंसर्ट के लिए, तो उसने तुमको नीचा दिखाने के लिए उसके इवेंट में जो अभी इसी समय लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसमें 10 मिलियन के अवार्ड अनाउंस कर दिए हैं। हर्षद ये सुनकर आग बबूला हो गया। कोई उसको इस तरह नीचा दिखाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने रेहाना को कहा, यह रेहान मित्तल है कौन और यह खुद को समझता क्या है?
रेहाना ने हर्षद को और भड़का हुए कहा, हाँ, जबकि उसको पता है कि मेरा इवेंट तुम स्पॉन्सर कर रहे हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। फिर भी देखो ना वाम, मुझे किस तरह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसको ना तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है, ना ही तुमसे जरा भी डर है। रेहाना की बात सुनकर हर्षद भड़क कर बोला, रुको, मैं तुम्हें और 10 मिलियन ट्रांसफर करता हूं। ये रेहान मित्तल अपने 10 मिलियन फ्लैश करके क्या समझ रहा है कि कोई उसको कंपीट नहीं कर सकता। तुम अब फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्मेंस दो और इस रेहान की परवाह मत करो। रेहाना अपनी जीत पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसको लगा कि अब जब उसकी तरफ से 10 मिलियन के अवार्ड्स और अनाउंस किए जाएंगे तो सब कुछ उसके फेवर में हो जाएगा। उसने डैनियल को इंस्ट्रक्शंस दी कि वह 10 मिलियन के प्राइस और अनाउंस कर दे। जब डैनियल की तरफ से 10 मिलियन के अवार्ड अनाउंस किए गए तो रेहान के ऑफिस में लगी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो गया। उस समय रेहान, नील और आदित्य तीनों उसी कमरे में थे। नील ने उस अनाउंसमेंट के फ्लैश होते ही कहा, अरे बाप रे, इन लोगों का दिमाग तो बिल्कुल ही फिर गया है। कितनी बड़ी बेवकूफी किए ही जा रहे हैं। 10 छोड़ो, 100 मिलियन भी अब ये लुटा दे तो हमें कंपीट नहीं कर सकते। रेहान ने हंसते हुए कहा, क्या बोलता है, दिखाऊं फिर इनको इनकी औकात। आदित्य ने रेहान को कहा, रेहान, अब तुम और पैसे अनाउंस नहीं करोगे, तुम देखते जाओ मैं इन लोगों की कैसे बैंड बजाता हूं। रेहान और नील दोनों सरप्राइज थे कि अब आदित्य क्या करने वाला है। रेहान का इवेंट सुपर डुपर हिट हो गया था। रेहाना और डैनियल इस बात से एक्सट्रीमली पैनिक थे। रेहाना ने हर्षद से 10 मिलियन और मांगो थे उसके प्रोग्राम को देखने वाले व्यूवर्स को प्राइज देने के लिए, ताकि पैसे के लालच में लोग उसका प्रोग्राम छोड़कर ना जाए। जब उनकी यह प्राइस मनी की अनाउंसमेंट रेहान, नील और आदित्य ने देखी, तब रेहान उनके इस तरह इतना पैनिक होने पर हंस दिया। रेहाना की अपोजिट और प्राइस मनी अनाउंस करता इससे पहले ही आदित्य ने रेहान रोक दिया। आदित्य ने रेहान को कहा, रेहान, अब प्लीज मुझे संभालने दो, देखना बिना पैसों के ही मैं रेहाना के प्रोग्राम की बैंड बजा दूंगा। नील और रेहान सरप्राइज थे कि आदित्य आखिर ऐसा क्या करने वाला है। आदित्य ने कुछ देर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और उसके सामने अमायरा का फोन नंबर फ्लैश होने लगा। आदित्य उस नंबर को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर आदित्य ने कुछ और मिनटों में बुलफाइट कंपनी की साइट हैक करी और वहां से एक स्क्रीनशॉट ले लिया। आदित्य ने अमायरा को मैसेज किया। उसने वह स्क्रीनशॉट अमायरा को भेज दिया। उस स्क्रीनशॉट से यह प्रूव होता था कि हर्षद ने रेहाना को उसके शो के लिए 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। आदित्य को ऐसा करते देख रेहान और नील दोनों जोर से हंस दिए। नील ने आदित्य को कहा, यह क्या किया तूने? ब्रो, उस बेचारे की शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। जहां तक मैंने पता किया है, वह अमायरा एटम बम जैसी फायरी है, वह छोड़ेगी नहीं। हर्षद को नील की बात बिल्कुल सही थी। जैसे ही अय्यरा ने वह मैसेज देखा, उसने फौरन हर्षद को कॉल किया। वह लोग अब मालदीव से वापस आ चुके थे। हर्षद अपने घर पर था। अमायरा ने हर्षद के फोन उठाते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, हर्षद, तुमने उस वाहियात सिंह रेहाना को 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं क्या? हर्षद अमायरा की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसको तो दूर दूर तक सपने में यह उम्मीद नहीं थी कि इस बात का पता अमायरा को लग सकता है। हर्षद बुरी तरह घबरा गया। उसने खुद को संभालते हुए अमायरा को कहा, नहीं अमायरा, मेरा भला उस रेहाना से क्या लेना देना, मैंने उसे कुछ नहीं दिया है। अमायरा ने हर्षद को धमकाते हुए कहा, पास्ट में तुम्हारा उस रेहाना से कितना लेना देना रहा है मुझे सब खबर है, पर मैं तुम्हें इस बार मालदीव्स की मीटिंग में बता चुकी हूं कि मैं यह सब नहीं सहूं। अब तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। अगर अब मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में देखा तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। मैं चुपचाप बैठकर रोने वाली लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी किस्मत को कोसती रहे। मैं तुम्हारी वह दुर्गति करूंगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता तो मुझे चल ही जाएगा कि तुमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कहकर अमायरा ने फोन काट दिया। उधर हर्षद की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने फौरन अपने सबॉर्डिनेट को फोन किया और कहा, हमने अभी कुछ देर पहले बुलफाइट कंपनी के अकाउंट में रेहाना के नाम पर जितने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं वह सब रिवर्ट कर लो और जहां तक हो सके इस सारी ट्रांजैक्शन के सबूत मिटा दो। हर्षद जानता था कि उसकी अमायरा से शादी कोई बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, पर अभी उन लोग की फैमिली ने मिलकर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि इस शादी के टूटने से उनको बहुत बड़ा नुकसान होता। पहले ही हर्षद का फैमिली बिजनेस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। अब और नुकसान उठाने की कैपेसिटी
हर्षद और उसकी फैमिली में नहीं थी। उधर बौखलाहट में रेहाना का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा था। वह बहुत पैनिक हो चुकी थी। उसके मुंह से अब सारे लिरिक्स गलत निकल रहे थे। भीड़ में लोग ने अब रेहाना को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। अचानक से जैसे भीड़ में एक लहर आए और उन लोगों फोन लहर हरा लहराकर एंजल ऑफ ड्रीम्स चिल्लाना शुरू कर दिया। उन सब के फोन पर रेहान के इवेंट का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। रेहाना भीड़ को ऐसा करते देखकर शॉक रह गई। इनफैक्ट यह आज तक के इतिहास में किसी भी कंसर्ट में होने वाला सबसे ऑकवर्ड सीन था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी के कंसर्ट में लोगों ने लीड सिंगर के कंप्यूटर का नाम ले लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया हो। भीड़ की आवाजें बढ़ती जा रही थी। आवाजें इतनी तेज थीं कि अब रेहाना के गाने की आवाज भीड़ की आवाज के आगे दब गई थी। रेहाना बुरी तरह ब्रेकडाउन हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह स्टेज पर ही कोलैप्स हो गई। उसकी जितने जूनियर्स उसके आसपास परफॉर्म कर रहे थे वह सब बहुत तेजी से आए और रेहाना को उठाकर बैक स्टेज ले गए। जब रेहाना को होश आया तो डेनियल अपना सिर पकड़े बैठा था। रेहाना के होश में आते ही डेनियल ने उसे कहा, रेहान मित्तल ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मेरी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई हैं। रेहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने हर्षद से 10 मिलियन मांगे थे। देखो अगर उससे कुछ संभाला जा सके तो डेनियल ने रेहाना को बताया, तुम्हारे उस हर्षद ने बाकी 10 मिलियन भेजना तो छोड़ो, अपने पहले के 10 मिलियन भी रिवर्ट कर लिए हैं। सारी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो चुकी हैं। लोग हमको फ्रॉड बोल रहे हैं, केस करने की धमकी दे रहे हैं। कैसे कैसे मेल और मैसेजेस आ रहे हैं, तुमको अंदाजा भी नहीं है। डेनियल की बात सुनकर रेहाना बुरी तरह काम गई। उसके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था कि हर्षद ने इस तरह अपने दिए हुए पैसे वापस ले लिए हैं। उसको फिर से चक्कर आ गया और वह वही लेट गई। योजक चिन्ह। उधर रेहान के ऑफिस में जश्न मनाया जा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। जा रहा था। कंसर्ट सुपर सक्सेस हो गया था। इवेंट के खत्म होने के बाद सुपर लाइव कंपनी का सीईओ अभिषेक खन्ना रेहान के ऑफिस में चहकता हुआ एंटर किया। उसने रेहान को कहा, मिस्टर रेहान, आज तो इतिहास बन गया। आप जानते हैं किसी भी इवेंट में इस तरह इतनी जल्दी 80 मिलियन व्यूज कभी नहीं हुए हैं और अभी तो इसके बाद भी बढ़ते ही जाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस शानदार इवेंट की कवरेज के लिए हमें चुना। रेहान ने मुस्कुराते हुए अभिषेक को कहा, मेरी तरफ से अपने टेक्नीशियंस को भी थैंक यू। कहिए उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। आपका कवरेज फ्लॉलेस था। अभिषेक ने रेहान को कहा, थैंक यू मिस्टर रेहान। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने ये जो 20 मिलियन के प्राइस अनाउंस किए हैं, हमारी कंपनी के हित चाहते हैं कि यह प्राइजेस हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर। अभिषेक की बात सुनकर रेहान सरप्राइज हुआ। फिर रेहान ने मुस्कुराते हुए अभिषेक को कहा, मनी इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने तो सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए किया था जो इतने डेडिकेशन के साथ हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, ना साथ। अभिषेक ने रेहान को कहा, प्लीज मिस्टर रेहान, ये ऑनर की बात होगी हमारे लिए कि हम अपने व्यूअर्स को खुद ये प्राइज मनी दें। रेहान ने इस बार बहस नहीं की और मुस्कुराते हुए हां कर दी। रेहान यह बात समझ रहा था कि सुपर लाइव कंपनी ने इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइव टेलीकास्ट से इतना कमा लिया है कि 20 मिलियन अब उनके लिए भी कुछ नहीं है। रेहान यह भी समझ गया था कि फ्यूचर में भी सुपर लाइव कंपनी हर तरीके से उन लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती है। इसलिए ही उनके बॉस ने इस तरह का प्रपोज चल दिया है। अभिषेक ने रेहान को कहा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट और थी। जिस तरह से आपने लाइव टेलीकास्ट के हमें राइट दिए थे, मेरे बॉस चाहते हैं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दिखाने का राइट्स भी हमें दें। हम इस जिम्मेदारी को पूरे डेडिकेशन से निभाएंगे और देखिएगा अभी हम इस शो की पॉपुलर को हम कहां तक लेकर जाएंगे। रेहान को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी। रेहान ने अभिषेक को हां कर दी। अभिषेक जब खुश होकर रेहानी ऑफिस से जा रहा था तब कियारा, राधिका और विद्यमा ने एंटर किया। एंटर करते ही रिद्धिमा सुपर एक्साइटमेंट के साथ बोली, रेहान, जो मैंने अभी नीचे सुना, क्या वह सच है क्या? इस लाइव टेलीकास्ट ही उसको 80 मिलियन लोग देख रहे थे। ओह माय गॉड, दिस इज इनक्रेडिबल। मैं जब YouTube 2 की फैन फॉलोइंग थी और लाइव तो 500 लोग भी नहीं आते थे और आज 80 मिलियन लोग हमें एक साथ देख रहे थे। बाय गॉड, कैसे किया तुमने ये सब? शुक्र है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इतने लोग देख रहे हैं, वरना मैं तो बहुत ही नर्वस हो जाती। कि ने भी रेहान को कहा। रेहान, शो वाकई बहुत इनक्रेडिबल रहा।
तुम्हारा एयरशिप्स वाला आइडिया बहुत शॉकिंग हो गया लोगों के लिए। उससे इतना कमाल का समा बन गया कि लोग एक्साइटमेंट के मारे पागल ही हो गए। इतना शानदार रिस्पांस तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। मुझे खुद भी ऐसे लगने लगा कि आई एम ऑन क्लाउड ना। राधिका चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आज जो वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा मेगा इवेंट हुआ है और इतना शानदार सुपर सक्सेसफुल रहा, वह उसकी लीड सिंगर्स में से एक थी। पब में गाने वाली एक मामूली सी सिंगर से आज वह वर्ल्ड स्टेज की स्टार हो गई थी। वह तो मन ही मन ईश्वर और रेहान का धन्यवाद देते हुए नहीं थक रही थी। विदिमा ने फिर से रेहान से कहा, तुमको पता है हमें ऊपर तक आने में कितना समय लग गया। लोग रास्ता रोक रोक कर खड़े हो रहे थे फोटोग्राफ लेने के लिए। इस तरह का मैजिक तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। उन लोगों की बातें सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए इन तीनों को कहा, अब तुम लोग ऐसी सक्सेस की आदत डाल लो, फ्यूचर में अब यह लगातार होने वाला है। रेहान की बात सुनकर रिद्धिमा शॉक रह गई। उसने रेहान को कहा, क्या बात कर रहे हो रेहान? क्या तुम आगे भी ऐसे स्पेक्टेकुलर इवेंट्स अरेंज करने वाले हो? इतने ही आलिस इसमें ही तुम्हारा करोड़ों खर्च हो गया होगा। रेहान ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है माय डियर फ्रेंड, अभी तुम लोग बस देखते जाओ कि आगे आगे होता है क्या। आओ अब हम सब नीचे चलते हैं। अभी इवेंट ओवर हुआ है, पार्टी ओवर नहीं हुई है। लोग नीचे अपनी सेलिब्रिटी स्टोर्स का इंतजार कर रहे हैं। जाओ लोगों से मिले हो और अपनी इस सुपर सक्सेस को एंजॉय करो। नीचे पार्टी में हर तरफ इस रिसोर्ट के मिस्टीरियस ओनर के बारे में बातें हो रही थी। जो लोग रेहान को जानते थे वह लोग बड़ा चढ़ाकर रेहान के बारे में और बातें फैला रहे थे। जो रेहान को नहीं जानते थे वह रेहान से मिलने और उसे देखने के लिए बहुत उतावले थे। अब तो यह बात भी वहां जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि माइनिंग इंडस्ट्री किंग हर्षद पटेल भी रेहान के आगे कुछ नहीं है। लोगों को पता चल चुका था कि रेहाना का कंसर्ट पूरा भी नहीं हो पाया, वह बीच में ही रोकना पड़ गया। हर्षद पटेल ने उस कंसर्ट को बचाने के लिए जो 10 मिलियन दिए थे वह भी उसने वापस ले लिए। लोग यह भी कह रहे थे कि यह पैसे वापस लेने के पीछे रेहान मित्तल ही है। हर्षद पटेल को रेहान ने इस तरह से धमकाया गया कि वह भी रेहान के रास्ते में आने से डर गया। लोग अटकलें लगा रहे थे कि जब हर्षद पटेल जैसा बिजनेस टाइकून रेहान मित्तल के आगे कुछ नहीं है तो रेहान मित्तल कितना पावरफुल आदमी होगा। नीचे इस बात का भी चर्चा हो रहा था कि किस तरह से वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बुलफाइट को भी रेहान ने पूरी तरह से क्रश कर दिया है, कि रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फाइनेंशियली भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। डैनियल के कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही जानते थे। अब लोगों ने रेहान के ऑफिस में डैनियल की मुलाकात पर मिर्च मसाला लगाकर बात करना शुरू कर दिया था। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का स्टाफ वही था जो पहले वाली एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता था। उन लोगों ने डैनियल के कैरेक्टर के बारे में लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरह से वह अपनी गंदी नीयत के लिए यंगस्टर्स को ब्लैकमेल करता है। रेहान की हर तरफ अब बहुत तारीफ हो रही थी कि उसने अपने सिंगिंग स्टॉर्स को लॉन्च करने के लिए किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं किया। वहां खड़े कितने लोग अब उससे मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड थे। रेहान उन तीनों के साथ नीचे आते आते रुक गया। रेहान ने नील को कहा कि वह जाकर लोगों से मिले, वह थोड़ी देर में नीचे आएगा। नील को समझ नहीं आया कि रेहान साथ में नीचे क्यों नहीं आ रहा। रेहान से मिलने के लिए लोग कितने उतावले हो रहे थे, पर नील ने रेहान को कुछ नहीं कहा। जब पार्टी में नील ने कियारा, रिद्धिमा और राधिका के साथ एंट्री की तो लोग सुपर एक्साइटेड हो गए। सब आगे बढ़कर उन तीनों के साथ सेल्फी लेने लगे। कियारा तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोगों ने उसे फ्यूचर की सुपरस्टार डिक्लेयर कर दिया था। वहां पर बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी आए हुए थे। उनमें से कुछ ने उन तीनों को डायरेक्ट ऑफर किया। फिल्मों की रेहान दूर से यह सब होते हुए देख रहा था। आखिर इसी वजह से उसने इवेंट के बाद इतनी बड़ी आफ्टर पार्टी रखी थी और इंडस्ट्री के इतने दिग्गज बुलाए थे। पार्टी जब अपने पूरी पीक पर थी तब रेहान ने पार्टी में एंट्री की। रेहान के पार्टी में आते ही सब तरफ एक शोर उठ गया। सब लोग उसकी तरफ बढ़े। एक अजीब सी धक्का मुक्की क्रिएट हो गई। बड़े से बड़े लोग भी रेहान को आगे बढ़कर सबसे पहले हेलो करना चाहते थे। रेहान धीरे धीरे उन सब लोगों से मिल रहा था। हर बिजनेस टाइकून और पॉलिटिशियन को लग रहा था कि रेहान से किसी भी तरह से पर्सनल रिलेशन डेवलप करें।
क्योंकि आज जिस तरह करोड़ों का मेगा शो रेहान ने ऑर्गेनाइज किया था, सबकी आंखें फटी रह गई थी। सब समझ गए थे कि रेहान इतना पैसे वाला है कि उससे जुड़कर उन सबकी जिंदगी बदल सकती है। वही रेहान के कॉलेज के सारे दोस्त चुपचाप एक कोने में खड़े थे। इतने अमीर लोगों के बीच में आगे बढ़कर उन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि रेहान को हेलो करें। अब तक जो लड़के लड़कियां सबको बताते फिर रहे थे कि रेहान हमारे साथ पढ़ता है, वह सब एक तरफ से मट गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की इंसल्ट हो जाए। पर रेहान सबसे मिलता मिलाता हुआ अपने दोस्तों की तरफ बढ़ता चला आया। सब उसको अपनी तरफ आते देखकर हैरान हो रहे थे और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर खड़े सबके लिए ही वह बहुत शॉक हो गया। रेहान के रिजॉर्ट की रीओपनिंग सेरेमनी का इवेंट सुपर सक्सेसफुल हो चुका था। इवेंट खत्म होने के बाद आफ्टर पार्टी चल रही थी। रेहान बहुत देर से पार्टी में आया। उसके देर से आने की वजह पर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की अटकलें लगा रहे थे। कोई कह रहा था पैसे का घमंड है जी, बड़े लोगों के बड़े नाटक। कोई कह रहा था अरे इतना बड़ा इवेंट करके चुके हैं, हो सकता है किसी और प्लानिंग में बिजी हो। किसी ने कहा वह सिर्फ बड़े लोगों से ही मिलेगा, उसको हम आम लोगों से क्या मदी क्लब। जितने मुंह उतनी ही बातें थी। रेहान पार्टी में लेट आया। जितने भी लोग उससे मिलना चाहते थे उन सब से उसने बहुत विनम्र होकर मुलाकात की, पर वह किसी के पास भी ज्यादा देर ठहरा नहीं। वह सबसे मिलता मिलाता अपने कॉलेज के दोस्तों की तरफ बढ़ता चला गया। उसके कॉलेज के दोस्त जो इवेंट खत्म होने के बाद अब एक कोने में सिमटे खड़े थे। उनको तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि रेहान इस तरह सबको छोड़कर उनके पास चला आएगा। रेहान ना सिर्फ उनके पास आया बल्कि पूरे जोश के साथ बोला, हाँ तो भाई लोगों, मजा आया मैं कि नहीं, कोई कमी शमी रह गई हो तो बताओ यार, अभी सब सेट करते हैं। रेहान का इस तरह कॉलेज वाला एक्सेंट सुनकर वह सब लोग दंग रह गए। आसपास जितने भी हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड काइंड लोग खड़े थे वह भी स्टन रह गए। उनमें से बहुत से तो यह बात भी जानते थे कि रेहान कोई नया रईस नहीं बना है, वह मित्तल परिवार का वारिस है और उसकी परवरिश भी वैसे ही हुई है। उस रेहान को इस तरह कॉलेज की टपोरी भाषा बोलते देखकर वह सब हैरान हुए। रेहान के दोस्तों में से एक बोला, सौदिना यार रेहान, पार्टी में तो तूने धुआं उड़ा दिया, गदर ब्रो गदर, हमारे तो अभी तक नीचे की जमीन झूम रही है। पर यार रेहान, हमको बड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। तेरी इस पार्टी में शहर के इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारा होना तो मखमल में टाट के पैबंद जैसा है। रेहान ने आगे बढ़कर उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अबे इतने भारी भारी जुमले कहां से सीखा है बे। फिर उसने अपने दोस्तों को गले लगाते हुए इन सब के बीच धीरे से कहा, तुमको एक बड़ा टॉप सीक्रेट बताता हूं। तुमको क्या, मुझको भी यार आउट ऑफ प्लेस ही लग रहा है, तभी मैं पार्टी में इतनी लेट आया। मुझे ये शो शेबा जी, ये शो ऑफ करने वाले हिप्पोक्रेट लोगों की कंपनी बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है यार, इसलिए मैं बिल्कुल एंड में आया हूं पार्टी के। और देख लो, फटाफट तुम लोगों के पास आ गया, वरना उन लोगों के सोफिस्टिकेटेड ड्रामे देखकर तो मुझे ही चक्कर आने लग गए थे। रेहान की बात सुनकर उसके सारे दोस्त बेहद हैरान रह गए। वह सब यह सोच रहे थे कि रेहान रसों वाले एटीट्यूड की वजह से इतना लेट आया है। किसी ने नहीं सोचा कि रेहान इतना सोबर, इतना सिंपल और जेन्युइन है कि इस तरह की पार्टी उसके लिए अनकंफर्टेबल करने वाली फीलिंग है। रेहान के दोस्त उसका इतना प्यार मिलते ही जैसे जोश में आ गए। सब हवा में बियर उड़ाने लगे, हंसते मुस्कुराते चिल्लाते हुए बात करने लगे। थोड़ी देर में रेहान भी उनके साथ मस्त हो गया। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून रेहान को उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करता देख रहे थे। सब हैरान थे कि किस तरह से वह सुपर रिच लोगों को छोड़कर अपने साधारण दोस्तों के साथ लगा हुआ है। रेहान ने अपने सारे दोस्तों को कहा, तुम लोगों के लिए यह पार्टी ऑल नाइट चलने वाली है। मैंने इस रिजॉर्ट के सबसे बेस्ट कमरे तुम लोगों के लिए बुक कर रखे हैं। आज सारी रात तुम सब यही रुकोगे, हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। रेहान के दोस्त खुश होकर रेहान को कंधों पर उठाकर नाचने लगे। 5 स्टार में न सिर्फ पार्टी और खाना हो रहा था, अब उनको रेहान के साथ रुकने को भी मिल रहा था। रेहान ने उस कहावत को झुठला दिया कि अमीर होने के बाद लोग अपनी गरीब दोस्तों को भूल जाते हैं। रेहान उन लोगों से गले मिलकर एक बार फिर कियारा, रिद्धिमा और राधिका के पास लौट आया। वह लोग अभी भी बहुत सारे प्रोड्यूसर से घिरे हुए थे। उन लोगों की फैन फॉलोइंग भी सडन रॉकेट हाई हो चुकी थी। हर कोई उनके ऑटोग्राफ लेने और उनके साथ सेल्फी खींचवाने के लिए खड़ा था। उनके आसपास अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एंथनी और समर को उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था।
रिसोर्ट के और भी सारे बाउंसर्स उनके आसपास लोगों को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। रेहान ने यह सब होते हुए देखा और मुस्कुराकर नील की तरफ चल दिया। नील लोगों को अटेंड कर रहा था। आफ्टर इवेंट जो अरेंजमेंट जरूरी थे, उनका सुविजन सब कुछ नील के अंडर चल रहा था। जिन लोगों ने रेहान को आज तक देखा नहीं था, उनमें से बहुत से लोगों को तो लगा कि नील ही रेहान है, क्योंकि नील पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ सब कुछ संभाल रहा था। रेहान ने जाकर नील को गले लगाते हुए कहा, पार्टी निपटाने के बाद पैकिंग कर लेना, कल तुम भी बाकी सबके साथ मालदीव्स वेकेशन पर चल रहे हो। नील ने रेहान को पलटकर कहा, अबे हवा में बात मत कर भाई, यहां पर हाल देखा है, ऐसे ही थोड़ी छोड़कर जाया जा सकता है। यहां पर आने वाले लोगों के साथ काम के सिलसिले में अगले कितने दिनों के लिए कितनी सारी मीटिंग शेड्यूल हो गई है, ऊपर से इतना टाइम जाम जो फैला दिया है, ये सब भी तो समेटना है ब्रो। मैं नहीं जा सकूंगा, तू जाए, यहां का किंग तू है भाई, और 50 लड़कियों के साथ जा रहा है, एंजॉय कर। नील ने हंसते हुए कहा। रेहान ने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए बोला, चल बे, अकेला मैं क्या करूंगा, और उन लड़कियों से मुझे क्या मतलब, तू और आदित्य दोनों मेरे साथ चल रहे हो। आदित्य जो वहीं खड़ा था एकदम से पलट कर बोला, नो वे मैन, मैं तो इतनी सारी लड़कियों को अपने आसपास देखकर वैसे ही बेहोश हो जाऊंगा। और दूसरी बात, इस वक्त इंटरनेट पर बहुत सेंसेशन मची हुई है इस इवेंट की, मुझे उसको फॉलो करना है, देखना है कौन कहां कैसे इस पर रिएक्ट कर रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग के क्या रिस्पांस आते हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। किसी भी वेकेशन का रेहान हैरान था कि उसको दोनों प्यारे दोस्त अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड है कि उन्होंने वेकेशन के लिए स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उधर कविता के पास भी लोगों की भीड़ लग गई थी। कितने सारे लोग उनको अपने इवेंट में परफॉर्म करने के लिए ऑफर दे रहे थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो कविता को फुल टाइम अपने यहां अपॉइंटमेंट डाली थी। कविता उन सबको मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। कविता में एक बात बहुत अच्छी थी, ईमानदारी, लॉयल्टी। इतने बड़े बड़े ऑफर सुनकर भी उसके दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि वह रेहान को छोड़कर किसी और को ज्वाइन कर ले। वह जानती थी रेहान ने उसको लाइफ का सबसे बड़ा मौका दिया है। इतने बड़े स्टेज पर कोई भी नए लोगों के साथ इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करता जिस तरह रेहान ने उस पर भरोसा करते हुए किया था। उसे रेहान के इस भरोसे पर खरा उतरना था। रेहान यूं तो ऐसा लग रहा था कि अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर मस्त है, पर ऐसा नहीं था। वह सब बातें बारीकी से नोटिस कर रहा था। उसने यह भी देख लिया था कि लोग किस तरह से कविता को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और कविता कितनी विनम्रता के साथ सबको मना करती हुई चल रही है। रेहान ने कविता के पास आकर उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि हम साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी ट्यूनिंग बैठाने में थोड़ा समय लगता है, जैसे हम लोगों को अच्छा दोस्त बनने में कई साल लग गए। कॉलेज के दिनों में हमने एक रफ शुरुआत की थी, पर वह हमारा बचपना था। आज सब कुछ बदल गया है और यह कितने गर्व की बात है मेरे लिए कि हम लोग अब साथ काम कर रहे हैं, कविता ने रेहान को कहा। रेहान, बल्कि यह मेरे लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं आप जैसे ऑनेस्ट और टैलेंटेड आदमी के साथ काम कर रही हूं। हमारे प्रोफेशन में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। आपने न सिर्फ हम लोगों को पूरी इज्जत दी, बल्कि अपने पंख फैलाने का मौका भी दिया है। रेहान ने कविता को कहा, आप लोग पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बस अब घर जाकर सब अपने सामान पैक करिएगा। कल वेकेशन पर निकलना है, कविता ने रेहान को पूछा। कल हमें किस समय जाना है? रेहान ने कविता को बोला, मैं सबके लिए कल रात की टिकट बुक करवा लेता हूं। पार्टी खत्म होते होते सुबह हो जाएगी। घर जाकर आधा दिन आराम कीजिएगा और फिर पैकिंग। मैं फ्लाइट डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगा। आप अपनी सारी गर्ल्स को व्हाट्सएप वेब लड़कियां अब अपनी बातों में मस्त हो गईं। कविता के साथ उसकी कुछ खास 2-3 दोस्त खड़ी रह गई जो उस ग्रुप का हिस्सा भी थी। उन्होंने कविता को कहा, कविता, रेहान जैसा लड़का रोज रोज नहीं मिलता। यह तेरे लिए बेस्ट मौका है। वहां पर तुम लोगों के पास बहुत खाली समय होगा। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा नॉलेज लेवल कमाल का है और जितना हम रेहान को ऑन ऑब्जर्व कर पाए हैं, वह भी तुम्हारी ही तरह एक धीर गंभीर कैरेक्टर है। तुमको उससे रिलेशनशिप